मुझे एक केस याद आता है, पता चलता है कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया, टीनेजर। घर वालों ने फोन पे पबजी खेलने के लिए बैलेंस नहीं डलवाया। एंजाइटी को पहचाने कैसे? कॉन्स्टेंटली बेचैनी बने रहना, छोटी छोटी चीजों पे जहाँ आपका नर्वस होना जरूरी नहीं है वहाँ आपको एक अजीब सी बेचैनी है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के लाइफ में, आर्टिस्ट के लाइफ में, सिंगर्स हो, एक्टर्स हो, अचानक से हेडलाइन में हम देखते हैं कि यार इसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। क्योंकि यू मेंशन इंडस्ट्री, बाबा, इट्स फुल ऑफ प्रिटेंस। I've been associated with a lot of artists. Your pretense becomes your reality. मेंटल हेल्थ में हमारे पास प्रमाण कम है। डिप्रेशन ब्लड टेस्ट में नहीं आता, एंजाइटी का एक्सरे नहीं होता। कई सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज चाइल्डहुड ट्रॉमा से भी आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप कैसी फैमिली से आ रहे हो, ये जरूरी है कि आप कैसी फैमिली बना रहे हो। अगर आप एक गिवर हैं तो आपको अपनी लिमिट का पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेकर्स की कोई लिमिट नहीं होती। मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। कहते हैं मंजिल से भी खूबसूरत होता है जिंदगी का सफर, लेकिन इस जिंदगी के सफर में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं। अब इन मुश्किलों का सामना कैसा किया जाए, यही बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में एक खास गेस्ट मौजूद है, जिन्होंने कई सारे लोगों की जिंदगी को सुहाना बनाया है, यहाँ तक कि कई सारे लोगों को एक नई जिंदगी भी दी है। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अदिति बाजपेयी का, a doctor by profession who is very closely working in the field of mental health, a healer who is on a journey to heal the world. Well, that's exactly how I want myself to be known by the world. So thank you. That was a wonderful introduction and thank you for having me here. मंजिल पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर हम बात करने जा रहे हैं, जी मेंटल हेल्थ, वेलबींग। हर कोई आज इतना क्लोजली एसोसिएट कर सकता है मेंटल हेल्थ से, और काफ़ी लोग आज के समय में वोकल है। अगर पहले देखा जाए, एक तो अवेयरनेस नहीं थी मेंटल हेल्थ की, लोग मेंटल हेल्थ को इतना सीरियसली भी नहीं लेते थे, और आज हर कोई मेंटल हेल्थ का शिकार है। जी, सबसे पहले आई थिंक व्हाट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, वो ये है कि मेंटल हेल्थ उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि हमारी फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ कोई एक्स्ट्रा प्रॉप नहीं है जो हमारी बॉडी में उगा हुआ है, राइट? इट इज़ जितना ज़रूरी आपका दिल है, लंग्स हैं, दिमाग है, आँखें हैं, नाक है, हर ऑर्गन है, उसी तरह आपकी देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। मतलब जब हम एक फिट इंसान का डेफिनेशन भी लिखते हैं तो उसमें हम ये ज़रूर मेंशन करते हैं कि वो मेंटली फिट है कि नहीं। तो जैसे कि हमारा पूरी बॉडी में बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं और उनका सही होना या फिट होना जितना ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ भी एक बॉडी का सेगमेंट ही है। बिल्कुल। तो जो अधिकतर लोगों को नहीं पता, क्योंकि कभी वही ना, जैसा कि आपने कहा, अवेयरनेस नहीं थी, मालूम नहीं था, बहुत वोकल नहीं है लोग। आज भी बहुत सारे लोग वोकल नहीं है, बट हाँ, वी हैव कम अ लॉन्ग वे, बहुत सारे लोग वोकल हैं। तो उस चीज़ को जो आपको मालूम ही नहीं है, जिसकी रियलिटी आपको पता ही नहीं है, जिसका सत्य है, जिसका यथार्थ आपको, जिससे आप अनभिज्ञ हैं, आपको पता ही नहीं है, उसको आप ज़रूरी या ना ज़रूरी कैसे कहेंगे, राइट? तो सबसे पहले तो हमें ये बताना होगा कि एक ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है जो कि उतनी ही ज़रूरी है जितना कि हमारी बॉडी का हर एक पार्ट, या जितना हमारी बॉडी। देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आई थिंक हम सबको जाननी चाहिए। बिल्कुल। मेंटल हेल्थ को लेके आज भी एक टैबू बना हुआ है कि अगर किसी ने कोई मेंटल हेल्थ से जुड़ा सिम्टम दिखाया, उसे अधिकतर लोग कि पागल तो नहीं है ना, अरे डॉक्टर के पास, दिमागी डॉक्टर के पास जाना है। हाँ, तो साइकाइट्रिस्ट आर मोस्ट ऑफ द टाइम कॉल्ड पागलों के डॉक्टर, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ डेफिनेटली नॉट ट्रू। तो मुझे उसके बारे में जानना है, लोगों तक ये अवेयरनेस हम कैसे स्प्रेड करें कि मेंटल हेल्थ के डॉक्टर के पास जाना मतलब दिमाग के डॉक्टर के पास जाते वक्त कोई पागल नहीं जा रहा है। जैसे आपको खरोच आ रही है, वैसी अंदरूनी खरोच दिख नहीं रही है, बट वो है। जी, तो हाउ डू स्प्रेड द अवेयरनेस? सी जब आप बदलाव की बात करते हैं, राइट, तो मुझे एक ही चीज़ याद आती है, और मतलब मैं बहुत डीपली, बहुत फर्मली इस चीज़ को फॉलो करती हूँ, और हर किसी को वो फॉलो करने को कहती हूँ कि यू शुड नॉट preach what you cannot practice. Be the change you wish to see in the world.
बिगिन टुडे, बिगिन विद इन योरसेल्फ। आप सबसे पहले वो चीज़ खुद में उतारिए, क्योंकि हम कितना भी कह लें, हम बहुत लिटरेट सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, हम बहुत एजुकेटेड हैं एंड एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं जब वो बात खुद पर आती है ना, तब हम कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। अब दूसरों को, बाहरी लोगों को ज्ञान देना बहुत आसान होता है, राइट? और तो मुझे ऐसा लगता है जो आप कह रहे हो कि हम कैसे इस चीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं या कैसे हम ये बदलाव ला सकते हैं, तो पहली बात तो ये बहुत अच्छी चीज़ ये है कि बदलाव शुरू हो चुका है। द एयर इज शिफ्टिंग, बिल्कुल राइट, क्योंकि आज मैं और आप बैठकर इस विषय पर बात कर रहे हैं, ये खुद में एक प्रतीक है कि बदलाव है। आज से पहले कौन ही बात करता था मेंटल हेल्थ की, या कितने ही पॉडकास्ट्स होते थे जहाँ पे आप इस विषय पर, इस तरह के विषयों पर बात कर पाते थे। तो हवा बदल रही है, हाँ, बट हमें यहाँ पे रुकना नहीं है। हमें बहुत, मतलब there's miles and miles to go in this particular field of health। पर सबसे पहली नींव आपको अपने अंदर रखनी होगी, अपने परिवार में रखनी होगी, अपने सराउंडिंग्स में, अपने कलीग्स में, फ्रेंड्स में, उन सब में ये चीज़ स्प्रेड करना शुरू करना होगा। और फिर जब आपका एक जीवन जीने का एक तरीका बन जाता है, आपके अपने खुद के उसूल होते हैं, तो हम सभी तो सोसाइटी हैं, हम सोसाइटी को जो कोस रहे हैं, हम सोसाइटी में जो कमियां निकाल रहे हैं, हम ही तो बना रहे हैं ना सोसाइटी। बिल्कुल। तो जिस बदलाव की आप बात कर रही हैं वो हम स्वयं से शुरू करें, और फिर तो खैर जल्दी दूर नहीं। बिल्कुल। कई दफ़ा मैंने ये भी देखा है, खासकर गाँव में, मैं भी एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हूँ। अगर कोई रात के वक़्त डर जाता है, बुखार आ जाता है, या कई दिनों से अगर वो इंसान बात नहीं कर रहा है, थोड़ा अजीब-सा बिहेवियर हो जाता है किसी का, तो ज़्यादातर लोग सुपरस्टिशियस की तरफ और खींचे जाते हैं। कहा जाता है कहीं न कहीं ये भूत से डरा है, या भूत लग गए हैं, भूत लग गए, इनको झाड़ो फूको, इनकी उतारा करवाओ, एंड इनको किसी पंडित के पास लेके जाओ, एंड हाँ, ये होता है। और मतलब इट इज सैड। मैं तो बस इतना ही कहूँगी इस पे, क्योंकि वही वाली बात है ना कि बहुत आसान होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगी, हम सबके घरों में छोटे बच्चे हैं। जब छोटा बच्चा कहा नहीं मानता है तो बहुत आसानी से उसको डराने के लिए कह दिया जाता है डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, वो सुई लगाएगा। तो एक छोटा सा डर का सीड है जो आपने उस छोटे से बच्चे के मन में बो दिया, और वो हम सबको कहा गया है, हम सब डराए गए हैं। ठीक है, मतलब आज मैं किसी की मौसी हूँ, किसी की बुआ हूँ, तो डॉक्टर मौसी, डॉक्टर बुआ जो सुई लगाती है, मेरा इंट्रोडक्शन यही है, राइट? पर वो हमें ये नहीं समझ आया कि वो जो सीड हम बो रहे हैं, वो जो बीज हमने बो दिया है, उसका लॉन्ग टर्म कंडीशनिंग जो हमारे दिमाग की होगी वो कैसी होगी। तो उसी तरह जो बाकी लोग हैं, आज अगर कोई पूछे कि चलो हॉस्पिटल चलना है, तो इट्स नॉट अ वेरी गुड प्लेस टू गो। इंसान डॉक्टर के नाम से डरता है क्योंकि वो उसकी दृष्टि, उस प्रोफेशन को, उस व्यक्ति को देखने की जो नजरिया है, आपने वैसा बना ही दिया स्टार्टिंग से। कोई खुश नहीं जाता कि चलो चलो इट्स फन टाइम, डॉक्टर से मिलके आते हैं, यार शरीर है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, चेक करके आते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम प्रॉब्लम सॉल्वर के पास जा रहे हैं, ये कोई नहीं देखता। हम सब बहुत डरे सहमे, बड़ी मजबूरी में ही जाते हैं डॉक्टर के पास। वेयर एज एक पंडित के पास जाने में हमारा परसेप्शन क्या है, अध्यात्म मार्ग पर कोई पूजा पाठ हो जाएगी, कुछ दर्द नहीं होगा, राइट? तो मेरे ख्याल से इट्स द इजी वे आउट। पंडित के पास झड़वा लेना एक आसान रास्ता है। एक मेंटल कंडीशनिंग वैसी है जो डॉक्टर के पास जाने से बेहतर है कि किसी आप पंडित के पास चले जाइए या जो भी। और सिंस आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया, और मैं एक और चीज़ मेंशन करूंगी, मैं खुद बहुत स्पिरिचुअल हूँ। आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, आई एम एन MBBS ग्रेजुएट, आई एम अ रिसर्चर, एवरीथिंग इज देयर, बट मैं खुद बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं खुद बहुत अध्यात्म से जुड़ी हुई लड़की हूँ। पर कुछ चीज़ें जो वाकई मुझे बहुत हर्ट करती हैं एज एन इंडिविजुअल, कि जो ये गुमराह कर दिया जाता है ना, मतलब किसी की भक्ति को आपने कैसे अंधभक्ति में कन्वर्ट कर दिया और आपको समझ नहीं आया। मैं नहीं मानती, मैं बहुत सारे सत्संग देखती हूँ जहाँ पे पंडित जी बैठते हैं, या जो महंत हैं, या जो भी, मुझे नहीं पता हाउ डू यू एड्रेस देम, बैठते हैं, और वो मैंने एक्चुअली वीडियोस देखे हैं जहाँ पे एक भक्त बोल रहा है कि मैं परेशान हूँ, मैं हाथ बहुत धोती हूँ। वो रो रही है बकायदा कि मैं परेशान हूँ, मैं बहुत हाथ धो रही हूँ, मैं नहाती रहती हूँ, मुझे परेशानी होती है। तो मुझे एज अ डॉक्टर दिख रहा है कि इट्स अ सिम्टम ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बार बार हाथ धोना, इतना हाथ धोना कि हाथों की स्किन निकल जाए, या बार बार नहाने जाना। पर वहाँ जो पोडियम पे बैठे हुए जो पंडित जी हैं, उन्होंने कह दिया कि तुम मछली थी मैया पिछले जन्म में,
देयर इज नो सोल्यूशन टू दिस, राइट? तो ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत हर्ट करता है। और ठीक है, मैं कोई नहीं होती बताने वाली कि आपका बिलीफ किस सिस्टम पे है या आप किस चीज़ के प्रति अपनी भक्ति रखना चाहते हैं, बट मुझे लगता है आपका पहला मंदिर आपका खुद का शरीर है और आपको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, मतलब, और उसके लिए आपको उस जगह पर जाना चाहिए, उस स्थान पर जाना चाहिए, उस व्यक्ति विशेष पर भरोसा करना चाहिए जिससे वाकई आपको राहत मिलेगी साइंटिफिकली या जैसे भी। तो आई थिंक दैट इज that just pains my heart. I want that to change. मैं चाहती हूँ वो चीज़ बदलना बहुत ज़रूरी है कि किसी के भरोसे का फ़ायदा उठाना सही बात कितने सारे स्कैम्स हो जाते हैं, कितने सारे लोग बिल्कुल इतनी बेवकूफ़ बन जाते हैं, एंड जी जब तक वो उनको समझ आए ना, इट्स टू लेट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इट इज़ लेट। एंड वही वाली बात है ना कि एक तो कोई समझाने वाला नहीं, दूसरा आप समझना भी नहीं चाहते, बिकॉज मैंने जैसा स्टार्टिंग में कहा, इट इज द इजी वे आउट। इंसान आसान रास्ता चुनता है कि क्यों, मतलब, और मतलब मैं एज अ डॉक्टर मैं यही कहती हूँ कि इनफैक्ट आई रिमेम्बर मैं जब इंटर्नशिप में थी अपने, मतलब जब मैंने अपनी डिग्री जस्ट कंप्लीट करी और एमबीबीएस के बाद हमें एक 1 ईयर रोटेटरी इंटर्नशिप होती है जिसमें हम हर डिपार्टमेंट में होते हैं। और मैं हमेशा यही कहती थी अपने आप से कि मुझे नहीं पता मैं कितनी स्किल्ड डॉक्टर बनूंगी, मुझे नहीं पता मैं कितनों को ठीक कर पाऊंगी, बट एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे ये चीज़ ज़रूर पता थी कि मेरे पास से इंसान खुश होकर ज़रूर जाएगा। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर के नाम की वो जो दहशत वाला जो शैडो है वो मुझसे किसी तक पहुंचेगा। तो मुझे अभी बहुत खुशी होती है जब मेरे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि यार आधा तो आपसे बात करके हम ठीक हो जाते हैं। तो दैट इज़ माई अवार्ड, आई फील वेरी गुड। तो हाँ बिल्कुल, जो आपने कहा कि फ़ायदा उठाया जाता है, और इसके लिए भी मैं कहती हूँ कि आपको ना कि अलर्ट रहना चाहिए, आपको सेल्फ अवेयर रहना चाहिए और कभी कभार सलाह मान लेनी चाहिए कि इतना जो स्टबर्ननेस, जो जिद्दीपना होता है ना दिमाग का कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, जो आई थिंक हमें जो सीनियर जनरेशन है उसमें ज़्यादा देखने मिलता है कि अरे ये सब तो चोचले हैं या जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, कभी कभार हमें सरेंडर कर देना चाहिए, उससे हमारा भला ही होता है। So, yeah. एज अ डॉक्टर आई एम श्योर आप साइंस में ज़्यादा बिलीव करती है, बट आप स्पिरिचुअलिटी भी फॉलो करती है, जैसे आपने कहा आप स्पिरिचुअल भी है। जी तो मुझे ये सवाल ज़रूर पूछना है, जी जब पेशेंट आपके पास आते हैं, जी आप एकदम साइंटिफिकली सोचते हो कि उसके साथ मेडिसिन के साथ थोड़ा सा डोज ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी ज़रूरी है? आप क्लियरली बोलते हो, क्योंकि जब लोग डॉक्टर के पास आते हैं ना, वो एकदम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से आते हैं, या हो सकता है कि बाकी डॉक्टर्स उसको अलग तरीके से देखें, यार आप प्रैक्टिशनर हो, जी आपको भगवान का ये वो नहीं, मेडिसिन दवाई दे दो वैसे। तो जी हाउ डू बैलेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स? I will tell you very honestly, that's a lovely question by the way. मेरे पास जब कोई पेशेंट आता है तो मेरा उद्देश्य ये नहीं होता कि मैं उसे किस मीडियम से ठीक करूं। मेरा उद्देश्य होता है कि मेरा पेशेंट ठीक होकर जाए। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से हमारा माइंड वर्क करता है या जिस तरह से हमारा दिमाग फंक्शनिंग करता है, देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड प्लेसिबो, द प्लेसिबो इफेक्ट, जिसमें एक्चुअली दवाई में कोई इंग्रेडिएंट नहीं होता, पर हम कहते हैं गोली खा लो ठीक हो जाओगे। क्योंकि ये मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज जो असली पावर है ना दैट रेस्ट्स हियर, इट इज ऑल हियर। हर चीज यहीं पे शुरू होती है। तो वो जो आपका जो बिलीफ सिस्टम है, जैसा कि मैंने अभी हमने बाबा लोगों की बात भी करी है एवरीथिंग, कि हम एक्चुअली बहुत सारे लोग होते हैं, जब मैं हीलिंग की बात करती हूँ, कि हम मंदिर गए और हम ठीक होकर आ गए, जहाँ शायद उनको किसी ने चेक नहीं किया, उनका फिजिकल बॉडी एग्जामिनेशन नहीं हुआ, किसी प्रकार का ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, बट दे सडनली फील कि हम ठीक हो गए। तो क्या वाकई वहाँ की किसी मूर्ति ने ठीक कर दिया, या वाकई वहाँ पे कोई फोर्स मौजूद थी? मुझे ऐसा लगता है प्राइमरीली जो अफेक्ट करता है वो करता है आपका बिलीफ सिस्टम। द मैजिक लाइज इन योर बिलीफ सिस्टम। तो अगर मेरे पास मेरा पेशेंट आया है और मैं ये बिल्कुल ठान के बैठी हूँ कि भाई ये इंसान मेरे पास से ठीक होकर जाएगा, तो डेफिनेटली मैं एनालाइज करूंगी कि इनको किस चीज़ की, मेरे पास एक्सपर्टीज तो दवाई की है, राइट? मुझे नहीं आता झाड़ना फूकना, पर अगर मेरा पेशेंट मुझसे ये कहता है कि मैं काढ़ा पी लूँ क्या, विल इट हेल्प, तो मैं मना नहीं करती। मैं कहती हूँ हाँ बिल्कुल, कि शायद एक दवाई जो आपकी 3 दिन 5 दिन चलेगी, अगर उसमें आप, हम बोलते ही है ना डाइट इज इम्पोर्टेंट, राइट? तो मैं कह देती हूँ कि हाँ हल्दी का दूध पी लेना, इट विल हेल्प।
राइट? तो अब इसको आप क्या कहोगे कि आप दवाई देते हो या आप घरेलू नुस्खों में बिलीव करते हो? तो जो आपका क्वेश्चन था कि आप आई एम वेरी स्पिरिचुअल, बट एट द सेम टाइम मैं दुनिया के किसी इंसान से ये उम्मीद नहीं करती कि आप भी स्पिरिचुअलिटी चुने, या वो मेरा बहुत पर्सनल जर्नी है मेरी स्पिरिचुअलिटी की। पर हाँ, अगर मुझे लग रहा है कि भाई आप याद करिए अपनी पावर्स को, आप याद करिए अपने ऊपर वाले को, और क्या पता मन शांत हो, तो इफ इट हेल्प्स इट डज ऑल्सो। मुझे ऐसा लगता है एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हम देखते हैं कि आज थेरेपी इज वेरी फेमस, people go to therapies, there are body movement classes where it heals। सब कहते हैं कि भाई डांस करने से you get your things released, which is true, scientifically proven and everything। but पुराने ज़माने में, आज से आप कहिए 50 years पीछे अगर हम जाएं, तो थेरेपी नहीं थी, तब डांस क्लासेस नहीं थी, तब बॉडी मूवमेंट एंड योगा ये सब उतना नहीं चलन था। पर एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, तो मतलब जितने भी लोग जान रहे होंगे तो वो रिलेट कर पाएंगे। हमारी दादी नानियाँ, इनफैक्ट हमारी मदर्स के टाइम पे भी पूजा की माता की चौकी होती थी, सब औरतें इकट्ठी होती थी, ढोलक आती थी, गाना बजाना होता था, वो उनकी थेरेपी तो थी। उस पे बस एक साइंटिफिक ठप्पा नहीं लगा था, उनके लिए वो भगवान के भजन करना था। बट टेक्निकली अगर आज मैं उसको विद द लेंस ऑफ साइंस देखूं तो क्या था, वो थेरेपी तो थी। तो पहले हमारे पास सेल फोन्स नहीं थे, तो लोग आपस में बैठ के बात करते थे, लोनलीनेस नहीं थी, पंगत होती थी, सब घर के चबूतरे के बाहर बैठना, एक बैठक बनती इसलिए थी कि सब बैठ के अपनी अपनी बातें करें, कि सब इट वाज लाइक व्हाट लाइक ग्रुप्स we have mental health support groups today on social media and WhatsApp and कहाँ नहीं, तो वो फिजिकल फॉर्म में ग्रुप्स ही तो थे। तो ये कहना कि मैं क्या चूज करती हूँ, मैं चूज करती हूँ कि मेरा इंसान ठीक होकर जाए, उसके लिए फिर मुझे जो करना पड़े। I prefer like that, like my functioning is। अब आप सबको पता है आपको कहाँ जाना है, अगर आप Thank you, कोई भी that is a compliment। दिक्कत होती है, इट्स डॉक्टर अदिति बाजपेयी। एक वर्ड आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है आजकल, ओके एंजाइटी। ओके, मतलब एंजाइटी के साथ बेस्ट शब्द जुड़ जाना अपने आप में आयरनी है, बट ठीक है। ट्रू, आई लाइक हाउ यू एक्सप्लेन्ड इट। साथ रहती है पूरे टाइम समझ ही नहीं आता है इस एंजाइटी के साथ क्या किया जाए। क्या है ये एंजाइटी, पहले क्यों नहीं पता था हमें, और अब सडनली हर किसी को क्यों है, ये क्यों हो रही है इतनी एंजाइटी? देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ फिर से बता दूं कि हर छींक निमोनिया नहीं होती, है ना, हर सर दर्द माइग्रेन नहीं होता। वैसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे इमोशंस हैं, राइट? हमारा माइंड इज अ बिग बैग ऑफ अ लॉट ऑफ इमोशंस। उसमें ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो आप महसूस कर पा रहे हो वो कोई बीमारी ही हो। अच्छा, अब ये कहना कि आजकल इतना कॉमन क्यों हो गया है, आसान हो गया है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आज यहाँ मैं बैठ के खांसूं और मैं कहूँ कि मुझे कॉफ हो गया है, कोल्डन कॉफ हो गया एक बार खांसने पर, या मुझे हल्का सा थोड़ा सा आई फील हैवी इन द हेड एंड आई सी माइग्रेन माइग्रेन माइग्रेन, तो सब पूछेंगे कि भाई इनको क्यों माइग्रेन। या मैं बुखार आते ही ये नहीं कह दूंगी कि मुझे डेंगू हो गया या मलेरिया हो गया है। क्यों नहीं कहूंगी? क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है ना, मैंने ब्लड टेस्ट नहीं करवाया। देयर इज एन एविडेंस फॉर इट कि भाई अगर आपको बुखार आ रहा है तो एक तरह का बुखार होगा, उसके कुछ निर्धारित सिम्टम्स होंगे, आपके खून की जांच होगी और आपके पास एक प्रमाण होगा कि भैया आप फलाना फलाना डिजीज से ग्रसित हैं, आप इलाज करवाइए। मेंटल हेल्थ में हमारे पास प्रमाण कम है। डिप्रेशन ब्लड टेस्ट में नहीं आता, एंजाइटी का एक्सरे नहीं होता। तो जहां थोड़ी घबराहट हुई, हमने क्या किया, हमने उसको पकड़ लिया और हमने तुरंत, मैं बहुत सारे लोगों को कहती हूँ इट्स वेरी कॉमन कि गूगल कर लो, कोई आजकल तो खैर चैट जीपीटी मेटा हर कोई मतलब आधे डॉक्टर्स तो वही बने हुए हैं, तो बहुत आसान है कि आप देख लो, तो आपको वो सर से लेके पैर तक कैंसर बता देंगे, बड़ी बड़ी चीजें बता देंगे, बिकॉज दैट्स इन्फॉर्मेशन। तो ज्ञान जो है वो अच्छा तो है, पर मुझे लगता है कि ज्ञान बहुत निर्धारित होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। अधूरा ज्ञान जैसे बुरा है, हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए, वैसे अधिक ज्ञान भी खराब है। और अगर आपको लग रहा है कि अब वो जो एंजाइटी है, आपने अपनी घबराहट को या अपने एजिटेशन को या अपने किसी भी इमोशन को जो कि अटपटा है,
जो कि आपको अनुचित लग रहा है, जो आपको फिट नहीं लग रहा अपने माइंड में या हम्म। बॉडी में, आपने क्या किया, आपने तुरंत उसको एंजाइटी का नाम दे दिया। इंस्टेड ऑफ दैट आपको क्या करना है, आपको एक प्रोफेशनल के पास जाना है और आपको पूछ लेना है कि भैया बता दो, वाकई कोई बीमारी है या किसी बीमारी की शुरुआत हो चुकी है या कुछ नहीं है, मेरे मन का वहम है। तो वो जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने इस चीज़ की बकायदा पढ़ाई करी है वो आपको हेल्प कर देंगे। तो उस चीज़ से निकलने का रास्ता ये है कि उसे जान लो। हर इंसान जो आपको अपना दोस्त कहता है, वाकई आपका दोस्त है क्या? क्योंकि आपने एंजाइटी को बेस्ट फ्रेंड कहा इसलिए मैंने दोस्ती का एग्जाम्पल दिया, नहीं ना तो हम कैसे हम परखते हैं ना उनको कि जब मेरा जब टाइम खराब चल रहा था तो वो मेरे साथ खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी, या जब मुझे हेल्प होती है बस तभी शी इज नॉट देयर, व्हेन शी नीड्स तभी शी इज देयर, ये सिर्फ मतलब की दोस्त है। हम परखते हैं ना, तो वैसे ही अगर आपके मन में कोई भी इमोशन है जो आपको अटपटा लग रहा है, आप परख लीजिए उसे। उसके लिए देयर आर एक्सपर्ट्स सिटिंग आउट देयर। आप जाइए, एक्सपर्ट से बात करिए और हर चीज़ का सोल्यूशन है। इनफैक्ट जितना बेहतर, वही वाली चीज़ ना कि आप जो इंसान आपका दोस्त बना हुआ है, आप वेट करेंगे जब तक आपको बिट्रेयल ना मिले, तो भरोसा कर लो उससे, सीक्रेट्स शेयर कर लो, और फिर जब लास्ट में धोखा मिले तब आप कहीं के ना रहो बीमारी को साथ भी, क्योंकि आपने एंजाइटी को दोस्त कहा। तो पहले जान लो यार कि ये दोस्ती लायक है या ये वाकई दोस्त है, या सब उसका जितना मापदंड है आप उसको पता करिए और फिर आपने लगी कि नहीं यार ये तो मैनेजेबल चीज़ थी, मुझे तो ऐसे दोस्त को अपने पास रखना ही नहीं था, या अरे यार जिसे मैं शायद दुश्मन समझ रही थी तो एक्चुअली दोस्त था, इट वाज नथिंग, इट वाज जस्ट some burnout, some stressor which got relieved by a good therapy session, or I gave myself a break and सब ठीक हो गया। No, get aware with the right information and with the right amount of information from the right source. ज्ञान, सिर्फ ज्ञान जो है ना, it can be like a bullet। तो बहुत ज़रूरी जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास ज्ञान है, नहीं, आपके ज्ञान का माध्यम क्या है, आपका ज्ञान कहाँ से आ रहा है, आपके ज्ञान का सोर्स क्या है, और आपका ज्ञान किस फॉर्मेट में, किस अमाउंट में आपके पास है, वो बहुत ज़रूरी। डोज इम्पोर्टेंट होता है ना, तो डोज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सच। पर एंजाइटी को पहचाने कैसे? टॉप सिम्टम्स क्या होते हैं एंजाइटी के? क्योंकि आजकल ना एंजाइटी के नाम पे आपने जैसे कहा ब्लेम गेम करना काफी आसान हो गया है। जी, हर चीज में एंजाइटी है, एक्सक्यूज दे, पैनिक अटैक आ रहा है, बट वेरी कॉमन, राइट? तो आई थिंक जो इनिशियल चीजें होती हैं एंजाइटी, तो आप कॉन्स्टेंटली बेचैनी बने रहना, कॉन्स्टेंटली। तो यहाँ पे आपको जो जानना है वो ये जानना है कि बहुत स्वाभाविक है ना, बहुत ऑब्वियस है कि आप जब एक काम के लिए जा रहे हो तो वहाँ नर्वस इज वेरी ऑब्वियस, बट जब आपको अनऑब्वियस सिचुएशंस में भी नर्वसनेस बनी हुई है, छोटी छोटी चीज़ों पे जहाँ आपका नर्वस होना ज़रूरी नहीं है, वहाँ आपको एक अजीब सी बेचैनी है, आपको घबराहट होती रहती है, यू फिजिटी ऑल द टाइम, you're मूविंग, पैर हिला रहा है कोई, कोई नाखून चबा रहा है, आजकल तो फिजिट स्पिनर्स भी बने हुए हैं, राइट? सर्विंग एंग्जाइटी, इट्स अ टूल, इट्स अ गेम वेरी नाइसली मेड एंड प्रोसेस्ड। तो पूरे टाइम you're under some movement, एक आप you feel all the time that you're not fitting in the situation, ऐसा लगने लगे। जब उसकी एडवांस स्टेज आती है तो आपको नींद ना आना, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं, एक जगह पर फोकस ना कर पाना, एक जगह पर अटेंशन अपना ना दे पाना, पूरे टाइम आप किसी न किसी हड़बड़ी में, एक पैनिक उसमें रहो। जब वो एडवांस होता है तो ना कि उसकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ती है, बट आपको समझ आता है कि अरे यार बात बात पे मेरा गला सूखता है। तो डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, बट अगर वो कॉन्स्टेंटली बना हुआ है, राइट, द फियर ऑफ फाइट एंड फ्लाइट जो हम बोलते हैं, द एफ फिनोमेना, तो उस चीज़ में अगर वो चीज़ बनी हुई है लगातार, तो आपको यू विल फील योर बॉडी इज डिहाइड्रेटेड। आपको ये, तो मैं एक और चीज़ आई वुड लाइक टू ऐड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इतने सारे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू करते हो, आई एम इन टच विद अ लॉट ऑफ सेलेब्स, बट मुझे एक चीज़ पता चलती है कि ये चीज़ सबने बोली है, आप अपनी ग्लोइंग स्किन के लिए क्या करते हो? हर कोई का पहला स्टेटमेंट होता है मैं पानी बहुत पीती हूँ, विच इज करेक्ट, बट यू मस्ट ग्लो फ्रॉम विद इन, राइट? एंड उसके लिए मैं सबको ये बोलती हूँ, इनफैक्ट मेरे पेशेंट्स जब ये देखेंगे तो दे ऑल बी लाफिंग, क्योंकि मैं उन सबसे ये बात कह चुकी हूँ। आपका हाइड्रेशन स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना पानी पी रहे हैं, क्योंकि इन द स्टेट ऑफ बीइंग एंग्शियस आपकी बॉडी बहुत हीट प्रोड्यूस करती है,
जैसा कि मैंने कहा कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, तो डिहाइड्रेशन के स्टेट में जब आपके शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है तब आप एंग्शियस होगे, तब आपकी एंग्जाइटी बढ़ सकती है, और जब आप एंग्शियस हो तब आपका गला सूख सकता है। तो इट बिकम्स लाइक अ विशियस साइकिल, राइट? इट बिकम्स लाइक ये नहीं है तो भी ये है, ये नहीं है तो भी है, तो इट बिकम्स लाइक अ साइकिल। तो उस पैटर्न को, उस लूप को तोड़ने के लिए हम सबको बहुत हाइड्रेटेड रहना चाहिए, कि पानी पीते रहिए तो आपकी एंग्जाइटी ठीक रहेगी। फिर कमिंग टू लाइक यू आस्क्ड मी अबाउट द सिम्टम्स, इनिशियल सिम्टम्स के बाद इसका एडवांसमेंट आता है कि आप यू आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ पैनिक। आपको नहीं समझ आएगा, आपको बैठे बैठे रोना आएगा, आपको यू विल स्टार्ट स्वेटिंग, यू विल फील बहुत, इतने मतलब आई कैन नॉट टेल यू, मुझे इतने सारे लोग आके बोलते थे हार्ट अटैक, ऐसा लग रहा है, इट फील्स लाइक अ हार्ट अटैक, बट इट इजंट अ हार्ट अटैक, इट्स अ पैनिक अटैक। एंड बिफोर यू गेट कंफ्यूज्ड, बिफोर यू आस्क योर फ्रेंड्स अबाउट इट, इससे पहले आप गूगल पे सर्च करें प्लीज, लाइक आई हैव सेड सो मेनी टाइम्स इन द इंटरव्यू, एक एक्सपर्ट के पास जाइए, वो आपको आपका सही मार्गदर्शन करेंगे, और दैट इज योर राइट वे टू गो। और अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है क्या होगा भाई, ज्यादा से ज्यादा सामने वाला बोलेगा नो यू फिट, सो दैट यू डोंट हैव दैट मेंटल बैगेज ना, आपके पास वो भार नहीं है दिमाग पे कि यार अभी हर चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं होता, राइट? या कोई ब्लॉकेज नहीं है आपके हार्ट में, इट कैन बी गैस समटाइम्स, इट कैन बी सम मस्कुलर पेन, बट बेटर क्या है उस सोच में पड़े रहना, हाय राम क्या होगा पता नहीं, या एक बार दिखा के नक्की करो ना, पता चल जाएगा, होगा तो इलाज हो जाएगा, नहीं होगा तो वेल एंड गुड, यू हैप्पी, you need that one step. So yeah, so anxiety comes with a lot of things like that. जो एंजाइटी के पेशेंट है या जिनको पैनिक अटैक्स आता है, जो हील हो रहा है बट रिकवरी के स्टेज पे है, उनको आप मेडिसिन के अलावा इंस्टेंट रिलीफ के लिए कुछ ऐसे आइडियाज देते हो, टिप्स देते हो, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर वो पब्लिक में है एंड सडनली उनको एंजाइटी ट्रिगर करती है या पैनिक अटैक आता है, व्हाट आर द इंस्टेंट रेमेडीज फॉर दैट? I think the first and foremost thing that you must do is be aware of what's happening. हम जब वॉशरूम भी जाते हैं तो हमें पता होता है ना हम क्या करने जा रहे हैं, राइट? तो अगर आपकी बॉडी एक ऐसे स्टेट में है जहां आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वहां आप ठंडे दिमाग से बैठिए, पहले देखिए हो क्या रहा है। एंड मैं बार बार यही कहती हूँ, डोंट बी अफ्रेड टू व्हेन यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प, आप मदद मांगिए। और मैं बाकी लोगों से भी ये कहूँगी कि अगर आपसे कोई मदद मांग रहा है या आपको लग रहा है कि शायद किसी को मदद की ज़रूरत है, तो आप उतने हम्बल रहिए कि आपसे कोई मदद मांग सके, और ना भी मांगे तो आप एक फ्रंट फुट पे उनकी मदद कर सकें, राइट? हमें नहीं पता कौन कौन सी बैटल लड़के आ रहा है कहाँ से। इंस्टेंटली व्हाट यू शुड डू इज, लाइक आई सेड, हैव वाटर, तुरंत आप पानी पीजिए, लेट द हीट गेट कंपोज्ड विद इन योर बॉडी। मूवमेंट, नाउ यहाँ पे भी इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट वी कैन नोटिस कि जब आप एजिटेटेड होते हो, या आप अपने ऊपर इसको अप्लाई करिए, या जितने लोग मुझे सुन सक रहे हैं वो अभी अप्लाई कर सकते हैं कि जब वो एंग्शियस हैं, एजिटेटेड हैं, इरिटेटेड हैं, जो भी है, पहली चीज क्या करती है बॉडी हमारी? हाथ भी कांपने लग जाता है तुरंत, दे वॉकिंग, पैर हिलना तो इट्स लाइक अल्ट्रा, क्यों हो रहा है ये? बॉडी सिग्नल देती है, आपका शरीर आपसे बात करता है, आपको आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है तो आपको प्यास लगती है, आप पानी पी लेते हैं। मूव द मोमेंट यू आर फीलिंग कि आपको कुछ पैनिक अटैक जैसा हो रहा है या कुछ आउट ऑफ द रिदम जा रहा है आपकी बॉडी का, गेट अप, स्टार्ट टू वॉक, ब्रीथ फाइन, स्टार्ट कंपोजिंग योर ब्रीदिंग। एंड मैं ये चीज बोलती हूँ कि जैसे हम बोलते हैं ना, स्टे इन द प्रेजेंट, तो इट्स अ वेरी इंस्टेंट। जब तक आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हो या जब तक आप अपने आप को कंपोज कर रहे हो, आपने पानी पिया, आपने किसी से हेल्प मांगी, आपने बात करी, आपने कहा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ डिस्ट्रैक्शन लाइक दैट, स्टे प्रेजेंट इन द मोमेंट। अब ये आप कहोगे कि आज में ड्यू वाली फिलॉसफी है क्या? तो मैं कहूँगी नहीं, स्टे प्रेजेंट इन द मोमेंट से मेरा मतलब है, if I ask you to just shut your eyes, do it, shut your eyes. Don't listen to anything. Try to isolate yourself from the environment, Pooja. Focus on one thing, which is the biggest gift of your life, and breathe. Think about the temperature you're feeling. Relax.
कुछ नहीं सोचना है क्या टेम्परेचर है, कितनी हवा है, कितनी आवाज़ें आ रही हैं मेरी आवाज़ के अलावा। ये आपका प्रेजेंट है। कितनी लाइट चेहरे पर पड़ रही है, कितनी कंफर्टेबल आपकी चेयर है, जो टेक्सचर है आपके कपड़े का वो कैसा फील हो रहा है आपकी बॉडी पे, कितने बाल आ रहे हैं फेस पे। एंड ब्रीथ। नाउ ग्रेजुअली ओपन योर आईज। द आंसर इज ऑन योर फेस। व्हाट डिड आई जस्ट डू? Forgot all the questions. No. I'm just kidding. I'm just kidding. So friends, Yeah, so so I must be aware of the present. मैंने आपका हाथ पकड़ा और मैंने कहा 1 मिनट पूछा, catch a break and see what is there in your surrounding. So when you're having a panic attack, and not just panic attack, overthinking, and you're feeling it's a blue day, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आपको लोग नहीं पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है वाइब नहीं है मेरी, कुछ अच्छा नहीं है, ठहरो, बैठो, देखो, समझो, महसूस करो, और हर चीज़ बात करेगी आपसे। जब हम नेचर थेरेपी की तरफ जाते हैं तो हम साइकोलॉजी में बहुत अच्छी चीज़ है, नेचुरल थेरेपी, नेचर टॉक्स टू यू। आप बैठिए, आप खुले आसमान से बातें करिए, आपको अच्छा लगेगा। आप महसूस करिए यूनिवर्स आपको ऐसे फ्री में दे रहा है सुंदर सुंदर सनसेट्स। देख ही नहीं रहे हम तो फोन स्क्रीन में रील्स देख रहे हैं वैसे हैं तो आई थिंक दैट इज वन वे, दैट्स अ गुड टूल। या हैव वाटर, थिंक, कंपोज योरसेल्फ, टॉक until you go to a professional and seek help. बिल्कुल। मैं अपनी ओवर थिंकिंग के बारे में पॉइंट आउट किया तो कहना चाहूँगी, मैं ओवर थिंकिंग के बारे में भी ओवर थिंक करती हूँ। Good one, very good one, very well put. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो भी इस प्रॉब्लम का शिकार है। ओवर थिंकिंग हर बात की, ये क्यों है कॉन्स्टेंटली, आपने जब एक 10 सेकेंड 15 सेकेंड के लिए जब आंख बंद करके वो कामनेस फील हुई, वो अदरवाइज होती ही नहीं है, क्योंकि हम करना नहीं चाहते। इट्स वेरी सिंपल। हम में से हम जो भी करते हैं, आपको लगता है अगर आज मैं नहीं चाहती तो मैं यहाँ बैठी होती? मुझे नहीं लगता। अगर आपका मन नहीं होता या कोई कमिटमेंट नहीं होता तो आप, या इट्स योर जॉब एनीवे, तो आप यहाँ बैठे होते। हम एट द एंड ऑफ द डे करते हुए हैं जो हमें करने की इच्छा होती है, और जब हमें पता होता है ना कि यार ये हमारे फायदे की चीज़ है, इससे हमें नुकसान हो रहा है, तो हम कहीं ना कहीं खुद को बोलते हैं, हम सबको पता होता है कि बहुत सी गड़बड़ है यार, वी शुड फिक्स दिस। अभी क्या है, वाई द प्रॉब्लम डज नॉट लुक लाइक अ प्रॉब्लम, समस्या जैसी दिख क्यों नहीं रही? क्योंकि दिमाग में से समस्या मान ही नहीं रहा है। मैं हूँ ओवर थिंकर, नहीं मैं तो हूँ, मैं आई एम ओवर थिंकर्स ही तो दुनिया बदलते हैं, ओवर थिंकर्स ही। एंड मैं इसे गलत इसलिए नहीं कहती क्योंकि सोचना बुरा नहीं है। मैंने सोचा, समझा, थिंक किया, तब जाके शायद मैं आज जो हूँ वो हूँ। पर क्या मेरा इतना अधिक सोचना मेरा ही जी का जंजाल बन गया? क्या मैं उन चीज़ों के बारे में भी सोच रही हूँ जिनके बारे में सोचना उतना ज़रूरी नहीं है? Coming back to the thing I said in the starting, balance is the key. जैसे फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज ले लीजिए आप। डायबिटीज क्या है? शुगर, राइट? खून में शुगर, ब्लड शुगर, यूरिन शुगर में शक्कर बढ़ी होना शरीर में, और लेमैन में अगर मैं समझाऊं, अगर शुगर बढ़ी होती है तो प्रॉब्लम है, पर अगर शक्कर कम है तो भी प्रॉब्लम है, हाइपोग्लाइसीमिया। अगर बीपी ज्यादा है तो बीपी हाई है, बट लो बीपी भी प्रॉब्लम है। तो हमारा शरीर हमें बार बार ये बताता है कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज द बैलेंस, राइट? कि वो, एंड यूनिवर्स वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ बैलेंस। आपको लगता है मैं और आप नहीं, हम उस फिनोमेना को पार कर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। कोई भी चीज अधिक, मैं सबको कहती हूँ, मेरे पास बहुत सारे यंग पेशेंट्स आते हैं जो अपने डाइट को लेके बहुत कॉन्शियस हैं। मैं नहीं बोलती कि आप ट्रैश डाइट करिए, मैं नहीं बोलती कि आप बिल्कुल कट ऑफ दिस फूड। what I tell them, पूजा, I tell them कि ऐसे खाओ कि जो खा रहे हो वो जीवन भर खा सको। Very simple. You don't have to get rid of anything. You just need that appropriate balance. I as a doctor बहुत बार मैं नहीं सो पाती हूँ बातों को, बट मुझे पता है कि यार अपार्ट फ्रॉम इमरजेंसी मेरी 8 घंटे की नींद है, तो once in a while exceptions are fine. It is okay, right? तो
हमें उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बैलेंस अगर नहीं है तब दिक्कत है। तो किस बारे में कितना सोचना। अभी आप कुछ मान लीजिए आपकी कुछ वाकई बहुत बड़ा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, और उसमें मैं कहूँ कि व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट इट, तो यू फूलिंग योरसेल्फ। भाई यहाँ सोचो, ये इस विषय पर सोचना अनिवार्य है, तभी आप शायद एक बेहतर निर्णय ले पाएंगे, आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे। और अगर आपने उसमें भी कह दिया कि लेट्स जस्ट स्विफ इट ऑफ, आई डोंट वांट टू ओवरथिंक अबाउट इट, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे जिन पे हम ओवरथिंक कर रहे हैं, हमें ये डिसाइड करना है कि क्या वो डिजर्व करती हैं हमारा इतना सोचना। और जैसे कि बोलते हैं ना, मैंने आपके पुराने पॉडकास्ट भी देखे हैं, तो उसमें लोगों ने बोला है कि बुजुर्गों ने कहा है कि खाली दिमाग शैतान का घर। दिमाग किसका घर है वरना? दिमाग अपने विचारों का घर है। योर लाइफ इज व्हाट योर थॉट्स आर। तो जब आप अकेले हो तो आपके साथ जो आपके एक्चुअल बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो आपके थॉट्स हैं। अब ये आप डिसाइड करते हो कि आप एक्चुअली विचार रखते कैसे। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, आप कंटेंटेड हो, यार मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, वैसे थॉट्स, मुझे किसी से किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है, मुझे अपनी ग्रोथ पे काम करना है। फिर आप उस ग्रोथ रिलेटेड, बीट आपका करियर, बीट आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, उस पर अगर आप थिंक कर रहे हो तो मैं उसे ओवर थिंकिंग नहीं, मैं कहूँगी कि हाँ वो ज़रूरी है, और उसको आप उतना ही ध्यान दीजिए उस चीज़ पर, या आप उसको उस पर्टिकुलर चीज़ पे उतनी एनर्जी दीजिए जितनी वो पर्टिकुलर मुद्दा एनर्जी आपसे डिमांड कर रहा है। तो ओवर थिंकिंग के लिए बैलेंस इज द की, लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ओके। वैसे एनजाइटी हो, डिप्रेशन हो, ओवर थिंकिंग हो, पैनिक अटैक्स हो, कि कम्प्लीटली क्योर हो सकते हैं, कि इनका पुनर्गमन हो सकता है थेरेपीज लेने के बावजूद भी? बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। हाँ बिल्कुल हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो कि हम ना बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं, और मुझे लगता है व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, देयर आर थिंग्स जो कि परमानेंटली इरिवर्सिबल होती हैं, देयर आर थिंग्स जो इरिवर्सिबल नहीं होती हैं। मगर हमारे लिए क्या होता है, हमारे साथ कैसे, मैं बताऊं कि आपने एक बार वेट लूज किया तो क्या आप कभी वेट गेन नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। तो क्या करना है, मेंटेनेंस तो लगता है। आप एक गाड़ी लेते हो तो क्या वो वैसी होती है जैसी डे 1 को होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें स्क्रैचेस आते हैं, उसमें ऑयल बदलना पड़ता है, और वोटेवर। आप एक घर बनाते हो बिल्कुल मजबूती के सीमेंट से, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर, क्या वो वैसा ही रहता है जैसा आप खरीदते हो या जैसा आप बनाते हो? नथिंग इन दिस वर्ल्ड कम्स विद द टैग ऑफ परमानेंट। अभी रिलेशनशिप वाले लोग गुस्सा हो जाएंगे मेरे ऐसे बोलने पे, बट ठीक है, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स विद द टैग ऑफ ये जैसा है वैसा ही रहेगा। हर चीज मेहनत रिक्वायर, एवरीथिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क। कि मुझे अगर 50 साल की उम्र में भी 25 साल का दिखना है तो बॉस 4 बार जिम जाना पड़ेगा, हेल्दी खाना पड़ेगा, वरना आई कैन नॉट लुक द वे आई वाज बोर्न। नोबडी कैन। आई डो नॉट लुक, मैं 1 साल पहले जैसी दिखती थी मैं भी वैसी नहीं दिखती, ना आने वाले 1 साल बाद दिखूंगी, बट हर साल हर उम्र में मुझे अपना बेस्ट सेल्फ दिखना, ये मेरी चॉइस होगी। ट्रू। तो ये कह देना कि अगर एक बार डिप्रेशन हो गया, रिलैप्स इज अ थिंग, हर चीज पलट कर आती है। और वो आप कब नहीं करते हो, जब आप उसको हल्के में नहीं लेते कि अब तो ठीक हो गया। अब व्यक्ति एक चोरी करता है, उसको जेल होती है, वो अपनी सजा काटता है, और अब क्या वो जब दोबारा चोरी करेगा तो उसे जेल नहीं होगी ना। तो हमारी जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं हमारी हेल्थ फेस करती है, वो सब हमारे किए धरे पे डिपेंड करता है। उसको ग्रांटेड ना लें। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कुछ भी पलट के वापस आ सकता है। हाँ, हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि नहीं यार, वी विल हैव अ फिट लाइफ, आई विल मेक श्योर। जैसा मैंने कहा ना, डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं बैठी हूँ क्योंकि मेरा डिसीजन था कि मैं यहाँ बैठूंगी, मैं बात करूंगी, या आज हम आपस में बात कर रहे हैं बिकॉज हम दोनों ने एक डिसीजन बनाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी हेल्थ को लेकर आपको पुख्ता डिसीजंस लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। डिप्रेशन का एक्सट्रीम लेवल कब कैसे समझना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो एक्सट्रीम लेवल डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है जी, बट फिर एक दिन पता चल जाता है कि दैट पर्सन इज नो मोर लुकिंग एट द सुसाइड रेट्स, क्योंकि शायद उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उसकी फैमिली मेम्बर्स है, फ्रेंड्स है, कलीग्स है, किसी ने ऑब्जर्व ही नहीं किया यार ये डिप्रेशन। और कोई एक्सपर्ट नहीं है ना, हर कोई डॉक्टर नहीं है आपके आसपास जो है,
और वो इंसान भी इतना अवेयर ही नहीं है कि ये शायद डिप्रेशन हो सकता है। उसको लग रहा होगा यार थोड़ा स्ट्रेस है लाइफ में, चला जाएगा। बट वो एक मोमेंट, दैट फाइनल इम्पल्स, इम्पल्सिव मोमेंट जी। कि आई एम फीलिंग सो हेल्पलेस, मुझे अब जीना ही नहीं है। व्हाट इज दैट साइकोलॉजी बिहाइंड somebody who commits suicide? सी यहाँ पे वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट नथिंग हैपन्स ओवरनाइट, नथिंग। मतलब जो आपको 70 साल में जो अल्जाइमर्स भी होने वाला होता है वो बहुत अर्ली एज में शुरू हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना सेल्फ लव तो सब में होता है यार कि खुद को कोई हार्म नहीं ही करता, until maybe there's no option left, there is no option। और वो जो ट्रेट होता है, वो जो सीड होता है, वो ऐसा नहीं होता कि आज एक प्रॉब्लम आई और कल लटक गए, ऐसे नहीं होता। इट्स अ जर्नी। तो जैसा कि आई लाइक कि आपने डिप्रेशन को लिंक किया उस चीज से कि हम पकड़ नहीं पाते हैं कि आपको डिप्रेशन है और फिर अनिक्षा हो जाती है। तो देयर इज अ मेडिकल टर्म कॉल्ड एनहेडोनिया। एनहेडोनिया मीन्स उन चीज़ों में रुचि ना रहना जो आपको पहले खुश किया करती थी। मैं दोस्तों से मिलती थी, मुझे अच्छा लगता था, मैं बाहर जाती थी, मैं तैयार होती थी, मैं नई नई जगह जाती थी खाना खाने। अब आई एम ट्राइंग एवरीथिंग बट आई एम नॉट लाइकिंग एनीथिंग, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इंसान एक सोशल आइसोलेशन में चला गया है। नहीं, क्योंकि क्या है भाई, है तो अपना फ़ोन, नहीं करना, नहीं मिलना लोगों से। और एक और चीज़, ये कह देना बहुत आसान है कि कोई एक्सपर्ट नहीं है और घर वाले या रिश्तेदार या दोस्त पकड़ नहीं पाए कि क्या चल रहा था। इसको एक अलग लाइट में भी देखा जा सकता है। अभी मेरे जीवन में कितना त्रास है या आपके जीवन में कितनी प्रॉब्लम है। डू यू रोम अराउंड विद द वर्ल्ड? व्हाट डू वी डू? वी स्माइल, ऑल गुड, व्हाट्स अप, दिस इज लाइफ। अच्छा, हम खुद भी तो मास्क करके चल ही रहे हैं ना अपने इमोशंस। फिर उसमें सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि क्यों कर रहे हैं मास्क? बताते हैं ना सबको, दिल टूटा, चोट लगी, एंजाइटी हुई, धोखा मिला, बताते हैं ना सबको। रोते हैं ना, घर में बहुत कलेश, नहीं अच्छा लग रहा, नहीं आती रात को नींद, क्यों नहीं बताते? सब जज करेंगे कि पूरे टाइम रोती रहती है यार। तो ये कह देना बहुत आसान है कि कोई पकड़ नहीं पाता। हम मौका देते हैं क्या पकड़ने का? प्रिटेंस, एब्सोल्युटली, टोटली प्रिटेंस। एंड आपका माहौल, आपका एनवायरनमेंट, आपका वर्क स्पेस, आज की दुनिया पर से शायद आपसे वो डिमांड करती है। देखिए, एक बहुत अच्छा शब्द है पात्रता। आज मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ और मैं क्यों मेंटल हेल्थ की बात कर रही हूँ? क्योंकि शायद मेरे पास वो डिग्री है, मैंने वो पढ़ाई करी है, मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, या थैंक यू, गुड ऑफ यू दैट यू थॉट कि आई एम वर्दी कि मैं यहाँ आ सकती हूँ। पर यहाँ बैठकर इस विषय पर बात करने की मेरे में पात्रता है, तभी मैं बात कर पा रही हूँ। हम क्यों नहीं शेयर करते किसी से अपने वुंड्स या अपने घाव या अपनी प्रॉब्लम्स? क्योंकि हमें लगता है कि कोई समझेगा ही नहीं, हमें सामने वाले में पात्रता ही नहीं दिखती। तो इसके लिए भी मैं सबसे कहती हूँ कि आप वो पात्र बने कि कोई आके अपना पेन आपसे शेयर कर पाए। दैट इज वाई यू हैव टू बी नॉन जजमेंटल। हमें क्या लग रहा है कि द एम्प्लॉय इज नॉट वर्किंग, शी इज नॉट गिविंग हर बेस्ट। वो ये नहीं सोचा कि यार ये इतने साल से हमारी कंपनी में है, आई एम टॉकिंग फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर से, कि इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इतना अच्छा, अभी सडनली हुआ क्या दैट शी शिफ्टेड? अभी क्या हो गया? कोई ये नहीं देख रहा। हमें क्या दिख रहा है? हमें आउटपुट दिख रहा है। शायद कभी कोई जाके हाथ पकड़ के पूछे कि क्या हो गया दोस्त? आई नो जॉब इज इम्पोर्टेंट, अच्छा काम भी करना है, हर चीज को मेंटल हेल्थ की आड़ में छुपा के नहीं रखना है, पर किसने पूछा? किसी ने। सब पर कहा हंस तो रही है, ठीक ही होगा, क्या होगा? तो जो कि मैंने ये शब्द का बहुत बार यूज कर चुकी हूँ मैं, नजरअंदाज कर देना, फॉर ग्रांटेड। हम सिर्फ अपने आप को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, हम आपस के भी लोगों को बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि बट in reality nobody says life's gonna be easy। कहीं नहीं, किसी ग्रंथ में, किसी गुरु ने, किसी भगवान ने, किसी रिलीजन की आप किसी भी बुक उठा के देख लीजिए, कहीं नहीं लिखा है लाइफ्स गोइंग टू बी इजी। तो अभी दिख रहा है कि अरे यार ये तो बढ़िया है, इनके पास तो पैसा है, तो खुश है, इंस्टाग्राम पोस्ट, शी लुक्स वेरी हैप्पी। आपको क्या मालूम कि रियलिटी क्या है? तो और आप जो दे रहे हो वो कितना रियलिटी है? एंड टॉकिंग ऑफ सोशल मीडिया,
I am also there on social media. I also post a lot of things. I also want to be an influencer. But what's important is to be aware of the fact. मैं इस बात से, इस फैक्ट से अनभिज्ञ नहीं हूँ कि सोशल मीडिया ने आर्ट ऑफ लिविंग को ना शो ऑफ, लाइक आर्ट ऑफ शोइंग बना दिया है कि if you did not post it on Instagram, did it really happen? Yes, bloody hell it did. वो नोशन नहीं आ रहा. आउटर वैलिडेशन. वैलिडेशन वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हम किसी और को वैलिडेशन नहीं दे रहे. अरे खुद की लाइफ में सबके पास बहुत मगजमारी है झेलने के लिए, सबके अपने एजेंडाज हैं. बट हमें क्या लग रहा है कि बाली गई थी वो, सिंगापुर के टिकट्स बुक हो रहे हैं. तो आई हैव सीन पीपल डू दिस एंड दिस हैपेंस. कांस्टेंट अर्ज कि लोगों को दिखाकर वैलिडेशन. बिल्कुल. अगर आपने दिखाया नहीं तो फिर तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है. अरे आई एम नॉट वेयरिंग गुड क्लोथ्स. व्हाई? अरे वैसे भी कहाँ फोटो खींचने वाली है. अरे तो आप इतना अपने आप को आपने इतना छोटा कर दिया है. तो कमिंग बैक टू द डिप्रेशन थिंग दैट यू सेड, दैट यस, इनफैक्ट मुझे एक केस याद आता है. काफ़ी टाइम हो गया इस केस को. इनिशियली व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड, एक पता चलता है कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया, टीनेजर. इट विल शुक यू टू नो कि कारण क्या था सुसाइड का. टीनेजर 16-17 साल का बच्चा. सुसाइड इसलिए हुआ क्योंकि घर वालों ने फोन पे पबजी खेलने के लिए बैलेंस नहीं डलवाया. घुमा सर. ये फैक्ट, टॉकिंग फैक्ट. और ये कहते ना कि यार सो सिली, सो स्टूपिड. कितनी कितनी मूर्खतापूर्ण बात है ये कि आपने अपनी जिंदगी खत्म कर ली क्योंकि आपके फोन में पबजी खेलने के लिए. मगर ये शुरुआत तो उस दिन हो गई थी ना जब आप खाना भी नहीं खा रहे थे, आप सो भी नहीं रहे थे, आप घुसे हुए थे फोन में. आपने अपनी दुनिया जब किसी एक चीज को बना लिया, तो जब आपकी दुनिया आपसे छिनी तो आपको लगा मेरे पास कुछ है ही नहीं. तो ये जो लगा कि आज बैलेंस नहीं डलवाया और कल अगले इंसान ने अपना जीवन खत्म कर लिया, ये तब देख लेना था जब वो एक इतनी तुच्छ चीज को अपना जीवन बना रहे थे. तो क्या करते हैं लोग? ऐसे ही लोगों को अपना जीवन बना लेते हैं, ऐसे ही रिश्तों को अपना जीवन बना लेते हैं, ऐसे ही अपने काम को, अपने करियर को, अपना संपूर्ण जीवन की ये है तो मैं हूँ. इसीलिए जब रिश्ते टूटते हैं, पीपल एंड अप डूइंग दैट. जब नौकरी चली जाती है तब पीपल एंड अप डूइंग दैट. तो वो चीज़ शुरू हो जाती है. तो जब आपको लगता है ना कि इस इंसान की निर्भरता जब वो उस पर्टिकुलर चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, यू शुड स्टॉप. टेल पीपल कि ठीक है यार, ज़रूरी है, नौकरी ज़रूरी है भाई, क्यों नहीं ज़रूरी है. हम सबके लिए अपना अपना करियर ज़रूरी है. रिश्ता, प्यार, मोहब्बत, उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कोई नहीं है, वो भी बहुत ज़रूरी है. पर अपने जीवन का संपूर्ण पूरा सार ही वो चीज़ बना लेना कि जब वो ना रहे तो आपको लगे कि आई एम लेफ्ट विद नथिंग. तब आपको आती है ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. तब आपको लगता है कि अब जब कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास, व्हाट शुड आई लिव फॉर. तो वो जो चीज़ें, वो जो डिपेंडेंसी है, उसको पकड़ लेना खुद में भी, हमसे जुड़े लोगों में भी, वो बहुत जरूरी है. नथिंग हैपन्स ओवरनाइट. बिल्कुल. इतने सारे सवाल आ रहे हैं मेरे दिमाग में, समझ नहीं आ रहा है कौन सा पहले पूछूं. सारे पूछो. बहुत बहुत सारे सवाल है मेरे पास. पहले तो जैसे आपने जिस सुसाइड केस के बारे में बात की, बताया जी, बहुत शॉकिंग लगा जी. बट और एक एग्जाम्पल जो मुझे भी मतलब सुन के देख के हम भी शॉक में चले गए थे. एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे और लोग बोल रहे, शेयर करके ये वीडियो, यार ये इन्फ्लुएंसर कल तो इतना मस्त हैप्पी रील डाला था इसने, ये तो इतनी खुश थी यार, सडनली क्या हो गया? क्योंकि इसके फॉलोअर्स 1 मिलियन नहीं हुए तो उसको डिप्रेशन हो गया था. ऑल ऑफ अ सडन जिसके पोस्ट में वो अच्छे फोटोज डाल रही है, खुश नजर आ रही है, एंड देन पीपल आर लाइक, कुछ वीडियोस में उसने ना रैंट वीडियोस होते हैं ना कि आप अपने लाइफ ड्रॉप किए थे, हिंट्स ड्रॉप किए थे, तब क्यों नहीं समझ आया? वो तो हिंट्स दे रही थी कि जिंदगी, अब मुझे दूसरी जिंदगी चाहिए, जिंदगी में तो कुछ हो नहीं पा रहा है, बहुत सारी. बट हम रील स्क्रॉल करने में बिजी है ना आजकल, देख रहे हैं, शेयर कर रहे, भूल जा रहे, कोई इतना इन्वॉल्व भी नहीं है उस चीज में कि वो हिंट्स भी ले ले. ऐसी कई सारी दफा बहुत सारी सेलिब्रिटीज के लाइफ में, आर्टिस्ट के लाइफ में, सिंगर्स हो, एक्टर्स हो, हम देखते हैं कि अचानक से हेडलाइन में हम देखते हैं कि यार
इतने सक्सेस के बावजूद इसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। सब तो था इनके सब तो पास, था। किस चीज की कमी थी? फेम, सक्सेस, पैसा, फिर ये क्यों करता है ऐसे? वाई? Then again, being very lucky, I've been associated with a lot of artists. पर वही वाली चीज़ यहीं आकर ठहरती है that everything comes with a cost. मुझे बचपन से डॉक्टर बनना था, बचपन से सपना था मेरा, ट्रू स्टोरी। मतलब मेरे पूरे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं है। मैं बहुत क्लोजली ये टाइटल, आई नो आई होल्ड इट वेरी क्लोज टू माई हार्ट, आई एम द फर्स्ट डॉक्टर इन माई फैमिली। तो मुझे डॉक्टर बनना था। बट आपको लगता है कि अभी मैं डॉक्टर बन गई तो आई एम लिविंग माई ड्रीम, या जब मैं मेडिकल कॉलेज में चली तो मुझे लगा लो अब तो झंडे गाड़ दिए, अब तो सब हो गया। असली संघर्ष तो वहाँ शुरू होता है। वो जो हमें फूल किया जा रहा है ना, 10th बोर्ड पास कर लो फिर ऐश ही ऐश है, 12th तो ऐश नहीं है, फुल स्टॉप। ठीक है, ऐश नहीं, एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। तो जब मुझे नाइट ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है, या जब मुझे लगता है कि मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि काम बहुत है, या मुझे मेरे रिसर्च पे काम करना है, या मुझे मेरी थीसिस कंप्लीट करनी है, या मुझे भी एक तरह का डिफरेंट एनवायरनमेंट से गो थ्रू करना पड़ रहा है, तब शायद मैं अपने आप को रिमाइंड करती हूँ कि डॉक्टर बनना था ना, ऐसी थोड़ी है ना, ऐसे नहीं। यू हैव टू मेक योर वे थ्रू द स्ट्रगल्स। तो एवरीथिंग कम्स विद द कॉस्ट। कुछ तो हमें जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है बड़ा सा घर, आलीशान सा बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ियां, और हम एकदम ऐसे हो रहे हैं कि हाय फैबुलस लाइफ, देयर यूज्ड टू बी अ शो, ठीक है। और हमें लग रहा है कि दैट इज इट, और हम सबको वही करना है, हम सबको वो चाहिए। बट हाउ जस्ट थिंक, सी फेसिंग बंगला होना इज अ ड्रीम, राइट? कि भैया सी फेसिंग बंगला है, वो तो फिर बकेट लिस्ट है, एक सी फेसिंग बंगला तो मैं भी डिजर्व करती हूँ। पर आपका पद, आपका ओहदा, आपका स्टारडम इतना सफोकेटिंग है आपके लिए। क्यों सफोकेटिंग है? आप नहीं जा सकते उस बीच तक। तो आज मैं नाम, फेम, पैसा कमाकर एक सी फेसिंग घर ले लूं और समुद्र तक जाना मुश्किल हो जाए, इट कम्स विद अ कॉस्ट। वो चीज कोई देख नहीं रहा। अब फिर मैं जितना भी कह दूं कि मुझे नहीं जाना भाई, बीच में नहीं होता मेरा मन, ठीक है, दैट इज योर चॉइस, यू नो योर लाइफ बेटर, बट एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। तो सिर्फ ये कह देना कि जो सेलेब्स हैं या जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी लाइफ, बहुत सारे पेंटर्स हैं, यू टेक अप हिस्ट्री, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कितने सारे ऐसे पेंटर्स हैं जिन्होंने उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा और दे एंड अप टेकिंग देयर ओन लाइव्स। तो दिखती तो बहुत रंगीन है जिंदगी, बहुत अच्छी कलर्स, बड़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स, एंड ended up being in an asylum, taking their own life. Why did this happen? Because जो हमें दिख रहा है वो उतना ही डीप वैसा ही सिर्फ है नहीं। इट्स लाइक हम एक आइसबर्ग्स फिनोमेना पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो टिप ऑफ द आइसबर्ग होती है वो हमें दिख रही है। उसके नीचे अंडर द सी लेवल, उसके नीचे बहुत बड़ा सा देयर इज अ डीप डाउन आइसबर्ग सिटिंग, वो दिखता नहीं है। तो एंड जैसा कि क्योंकि यू मेंशन इंडस्ट्री, बाबा इट्स फुल ऑफ प्रिटेंस, बट वही है, उनका माहौल, उनका काम, वो जिस परिवेश में है वो उनसे डिमांड करता है। वैसे अभी किसी को अच्छा नहीं लगेगा ना हमारा सुपर हीरो रोए, नहीं लगेगा ना, हम ही दे रहे हैं उनको ये। क्या लगता है आपको असर? कोई कितना भी कह ले कि आई डोंट केयर व्हाट पीपल से, जो सोशल मीडिया एंड द डिजिटल वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन, ट्रोलिंग टेक्स अ टोल। अभी लगातार फेसलेस लोग आपके बारे में अनाप शनाप बातें लिखे जा रहे हैं। आपके पास है घर, है पैसा, है गाड़ी, और आपके बारे में जब कमेंट सेक्शन देखा जाए और आप धोखे से पढ़ लो तो इट विल ब्रेक योर हार्ट, बिकॉज यूर अ ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे। तो बीइंग अ स्टार, बीइंग अ सेलिब्रिटी, बीइंग एन आर्टिस्ट, व्हाटएवर, फेमस, रिच, व्हाटएवर यू आर, comes with a lot of cost. Nothing comes easy. जैसे कि हमने फैशन हीरोइन जैसे फिल्मों में देखा है कि शुरुआत में सब ग्लैमरस दिखता है, मजा आ रहा है, अवार्ड्स मिल रहा है, बट उसके बाद खोखलापन है, एम्प्टीनेस है। क्या स्ट्रेस से गुजरते होंगे ना ये सेलिब्रिटीज भी। बिल्कुल बिल्कुल गुजरते होंगे। पर मैं देन अगेन मैं स्ट्रेस को ब्लेम नहीं करूँ। किस फील्ड में नहीं है स्ट्रेस? आपको नहीं होता स्ट्रेस, मेरे को नहीं होता स्ट्रेस। अभी वो एक 5 साल का बच्चा जिसका क्रेयॉन टूट गया, उसके मन से पूछो वो है स्ट्रेस में, उसके लिए दैट क्रेयॉन वाज एवरीथिंग दे ओन्ड, राइट? पर मैं यहाँ पे ब्लेम करूंगी कि स्ट्रेस मैनेज ना कर पाने की टेक्निक।
अभी मुझे ठंड लग रही है यहाँ के एसी से, या द लाइट इज टू फ्लैशी ऑन माई फेस, व्हाट विल यू ब्लेम द लाइट? बोल देते ना, लाइट कम कर देते, बोल देते ना, एसी कम हो जाता, ज्यादा हो जाता, बंद हो जाता। द फैक्ट दैट यू आर अनेबल टू एक्सरसाइज व्हाट यू वांट, एंड हमें कैसे पता चलेगा? आज अगर मैं ये बोल रही हूँ कि यार ये दिस चेयर इज अनकंफर्टेबल, मैं क्यों बोल पा रही हूँ ये? क्योंकि मैं महसूस कर पा रही हूँ ये अनकंफर्टेबल है। अगर मैं फ्लोट कर रही हूँ, मेरे को पता ही नहीं है मैं बैठी कहाँ पे हूँ, कैसी चेयर है, किस कलर की है, कैसा कुशन है, मैं बता पाऊंगी क्या कि ये कंफर्टेबल है या नहीं? तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट होता है हमें प्रिटेंस करने पे मजबूर कर देता है, मास्किंग, जैसा कि हमने कहा। तो हम वो बनते हैं जो हम हैं नहीं, हम वो बोलते हैं जो हमारे हकीकत में विचार है नहीं, हम वो दिखाते हैं जो सामने वाला देखना चाहता है। पीपल प्लीजर जो हम बोलते हैं, पीपल्स प्लीजर है ये इंसान। तो उस पूरी जर्नी में आपका ब्रेन इस तरह से कंडीशन हो जाता है कि आपको अपनी रियलिटी नहीं पता होती। तो जब आपको रियलिटी नहीं पता, आप अवेयर ही नहीं हो आपके इमोशंस से, तो फिर जो आपने वर्ड यूज किया ना, बाद में सब खोखला हो जाता है। खाली हुआ कहाँ, आपको पता ही नहीं है। बुरे को अच्छा किया जा सकता है, अच्छे को और अच्छा किया जा सकता है, खाली को कैसे भरोगे? तो आपने अपना अस्तित्व ही खाली कर दिया ना। यू बिकेम व्हाट यू नेवर वर। आप वो बन गए, चाहे वो आपके काम ने आपसे करवाया, या आप जिस माहौल में थे उसने आपसे करवाया, या जो भी आपका कारण XYZ रहा हो। फिर आप जब लेटे तो आपको पता ही नहीं आप क्या हो, आपके वॉन्ट्स क्या है, आपके नीड्स क्या है। तो और आपने वो जो 2 मूवीज का नाम लिया, फैशन एंड हीरोइन, मैंने दोनों देखी हुई है। आप वो बन गए जो आपको लगता था बहुत अच्छा था, पर क्या वो आपके लिए अच्छा है? हम छोटे बच्चों को चॉकलेट खाने के लिए मना करते हैं, उन्हें पसंद है चॉकलेट, हमें पता है ना दांत सड़ जाएंगे, we stop them. But once you reach a certain stage of your life and nobody else is going to stop. Why? Because they think आप तो समझदार हो। तो हाँ, मेरा माहौल मुझसे एक पर्टिकुलर किरदार निभाने को कह रहा है, जीवन मुझसे एक निर्धारित किरदार निभाने को कह रहा है, पर यार ये गलत असर पड़ रहा है मेरा इस पे। मैं नहीं रह सकती अभी, चाहे मूवी जाए, रोल जाए, मैं नहीं जाऊंगी रात को पार्टीज करने, मेरी बॉडी पे असर पड़ता है। यू नीड टू नो वेयर टू ड्रॉ द बाउंड्रीज। यू नीड टू नो, आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है। मैं नहीं कह रही हूँ पार्टी करना गलत है, मुझे पसंद है, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज कि इट वर्क्स फॉर मी। इज इट वर्किंग फॉर यू? व्हाट डू यू रियली वांट? एंड कभी कभार तो ये भी होता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, पर अगर आप में थोड़ी अवेयरनेस भी है ना, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि नूडल्स खाना मुझे नहीं पसंद है, बट क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ, हम सारे फ्रेंड्स हैं, सबने नूडल्स ऑर्डर किया, मैं नहीं मना कर पा रही हूँ, पर डीप डाउन मुझे पता है कि नूडल्स आर नॉट माई प्रेफरेंस, नूडल्स मुझे पसंद नहीं है, तब तक इट्स स्टिल फाइन। बट नूडल्स खा खा के, लोगों का मुंह देख देख के, जिस दिन मैंने खुद से झूठ बोल दिया ना कि नो आई ऑल्सो लाइक नूडल्स, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस। योर प्रिटेंस बिकम्स योर रियलिटी एंड यू डू नॉट रियलाइज दैट जो दिखावा आप कर रहे हो ये भी भीतर से आ ही नहीं रहा है, ये आपका एनवायरनमेंट आपसे निकलवा रहा है। तो एनवायरनमेंट तो बदलता है ना, कभी बारिश, कभी पतझड़, कभी ठंड, कभी गर्मी, आप खोखले रह जाते, यू डोंट नो व्हाट टू फिल योरसेल्फ। तो और क्योंकि एनवायरनमेंट की बात हो रही है, आजकल सब बात करें टॉक्सिक वर्क कल्चर के बारे में। मैं बहुत सारे रील्स देखती रहती हूँ, मैनेजर्स आर सो टॉक्सिक, HR सैटरडेज को गेम्स रखती है, बट उनको पता ही नहीं है उनके एम्प्लॉयज कितने एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। आप सैटरडे को गेम्स रख के संडे को भी काम करवा रहे हो, आप वर्किंग आवर्स के बाद भी वर्किंग करवा रहे हो, अ, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है ना, सबकी मजबूरियां होती है, आज घर चलाना है, तो कौन बोलेगा आके कि यार वर्किंग आवर्स के बाद मुझे मेरे घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे नहीं करना काम एक 9 घंटे देने के बाद, क्योंकि आप 9 घंटे के पैसे दोगे ना, उसके बाद ओवर टाइम तो आप नहीं दे रहे हो हमें। बिल्कुल सही बात है। संडे को आप कभी भी कॉन्फ्रेंस कॉल करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, हम जा रहे हैं क्योंकि चॉइस नहीं है हमारे पास। बट फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें लोग, क्योंकि इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट के बाद सम पीपल जस्ट क्विट, और उनको समझ में ही नहीं आ रहा लाइफ जिए तो कैसे जिए, राइट? उसके लिए भी मैं वापस से एक चीज बोलूंगी कि एनवायरनमेंट आपसे बन रहा है, राइट? ये बात बिल्कुल सही है कि आप एक एम्प्लॉय हो तो आप बहुत बंधे हुए हो,
यू कैन नॉट कॉल द शॉट्स। आप बहुत बंधे हुए हो, जो बॉस कहेगा आपको वही करना है, जो आपको बताया जाएगा, जो आपकी सर्टेन ड्यूटीज हैं आपको वही करनी है, और आप बहुत बंधे हुए हो। मगर आपको वहाँ यूज करना है द टैक्टिक ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन। व्हाट इज दैट? यू एज एन इंडिविजुअल, आप एक इंसान के तौर पर बहुत सारे किरदार निभा रहे हो। आप किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, किसी के हस्बैंड हो, किसी के वाइफ हो, किसी के मदर हो, किसी के एम्प्लॉय हो, वहां पे भी किसी के बॉस हो। हर चीज है, इंपॉर्टेंट है। हमारी लाइफ में बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। आपका एक पर्सनल डोमेन है, एक प्रोफेशनल डोमेन है, राइट? आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपना फ्यूल कहाँ से ले रहे हो। जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है वो आपको नहीं पता आपके हित का है, आपके लिए कब चेंज होगा, आप उसको किस तरह से डील कर पाओगे। मगर अगर आप एक बहुत ही स्ट्रांग इंडिविजुअल हो अपने घर में, या आपको वहां से बहुत सुख और चैन है, तो आप अपने आप को बहुत इंस्टिल कर लोगे पॉजिटिविटी से, ताकि जब आप उस टॉक्सिसिटी में जाओ तो आपके पास लड़ने की शक्ति हो, तब वो आप पे हावी ना हो पाए। टॉक्सिसिटी आप नहीं बदल सकते। हाँ, आपका भी कुछ योगदान है उस टॉक्सिसिटी में। आप भी किसी के लिए somebody is toxic for you, you might be toxic for somebody else. That is another topic to talk on. उस पे आप अलग से ये करो। दूसरी चीज, आपका एनवायरनमेंट आपकी मानसिक स्थिति को, आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत हद तक असर करता है। मगर अगर आप अपने आप को ये बता दें कि आपका एनवायरनमेंट, आपकी मेंटल हेल्थ सिर्फ आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, तब you'll be able to work better। कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मुझे वो माहौल ही नहीं मिल रहा, मैं खुश कैसे हो जाऊं। पर फिर खुद को जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ, आप अपने आप को बताइए कि एक मिनट, मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी है ना। हमें स्कूल में डांट पड़ती थी ना जब हम होमवर्क नहीं करके जाते थे, खाना खाना भूलते हो। आई थिंक हर किसी की टीचर ने ये बोला है, होमवर्क करना भूले, टिफिन लाना भूले, खाना खाना भूले, राइट? तो क्या किया हमने वहां? जो भूला जा सकता था वो तो भूल गया, पर जो इम्पोर्टेंट था वहाँ हमने खुद को मैनेज कर लिया। राइट? तो उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में भी आपको ये देखना है कि आप किसी के लिए टॉक्सिक ना बन जाओ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैं तो, मेरे साथ मेरे बॉस ने भी मुझे कोई हेल्प नहीं करी थी बाबा, तो व्हाई विल आई हेल्प? नो, डोंट बी दैट। ब्रेक दैट पैटर्न। व्हाट यू गॉट इज नॉट कि जो मिला है उसको 10 फोल्ड्स देना है, नहीं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि जब लगे कि माहौल हावी हो रहा है आपकी मानसिक स्थिति पर, तब आपको अपना जो वेपन है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये जो यहाँ बैठी आपकी आर्मी है, आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कि हाँ, बिल्कुल सही बात है कि गुलाब में कांटे होते हैं, राइट? पर फिर कमल कीचड़ में उग जाता है, बिल्कुल, है ना? तो पता है कि अभी कीचड़ है, तो उस दलदल में फंस के सफोकेट नहीं होना है। वहां अपन को ओके, नाउ दिस इज अ चैलेंज, टेक इट विद पॉजिटिव अप्रोच कि नहीं, दिस इज लर्निंग। यहाँ सर्वाइव कर लिया तो फिर तो कहीं भी सर्वाइव कर जाएंगे। और आपके बहुत सारे सोर्स होने चाहिए जहां से आप अपने आप को फ्यूल करो। टेक टाइम आउट, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, प्रैक्टिस सेल्फ केयर, प्रैक्टिस सेल्फ लव। आप अपनों के साथ बैठिए। आप एक कंपार्टमेंटलाइज, जो मैंने कहा कि घर वाली लड़की ऑफिस वाली लड़की से थोड़ी अलग होनी चाहिए। क्योंकि जब ऑफिस वाला कैरेक्टर जो है, आपका जो ऑफिस वाला किरदार है, जब वो डगमगाए, तो घर वाली पूजा कहे कि नहीं 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 नहीं, बैंग ऑन, कल जाएंगे, अच्छे से जाएंगे। तो आपको अपने सोर्सेज ऑफ फ्यूल बदल लेने चाहिए। ऐसा, ये मेरा पर्सनल सजेशन। बिल्कुल, लाइक ट्रेनिंग योर माइंड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिकॉज देन अगेन व्हाट डिड आई से, योर लाइफ इज व्हाट योर थॉट्स आर। तो ये जो इमारत है आपकी, ये जो आपका घर है, इसको आप जिस चीज से भर रहे हो, ऐसा आपका जीवन होने वाला बिल्कुल। है। आप नेगेटिविटी से भरो, आप सपरेशन से भरो, आप किसी भी चीज से उस चीज को फिल करेंगे तो इट विल रिफ्लेक्ट अपॉन योर लाइफ, नो मैटर व्हाट यू से। बिल्कुल, हमने प्रिटेंस के बारे में बात की, तब जी। एक्चुअली मेरे दिमाग में एक और सवाल आया था। अ, लोग आजकल ना हैप्पी रहने का भी प्रिटेंस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया कि जजमेंट्स पास होते हैं, यार ये रोती ही रहती है, कि या तो ये नेगेटिव है। हमारा पॉडकास्ट से पहले एक कॉन्वर्सेशन हुआ था, बहुत अच्छा आपने ना उसका आंसर दिया था। आई वांट यू टू टॉक अबाउट इट नाउ। ये एक सही जगह होती है हाँ, इमोशंस दिखाने की। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो लोग समझ नहीं पाते हैं, शायद वो वल्नरेबल है, सेंसिटिव है, इमोशनल है, उनको लगता है सभी, फॉर एग्जाम्पल मेरे बारे में कहना चाहूंगी, मुझे लगता है सब अच्छे हैं, सब पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। जी। पर जब धोखा मिलता है तब समझ आता है सब एक जैसे नहीं है। मुझे समझना चाहिए किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे। बट अगर कोई बहुत ही सेंसिटिव इंसान है और उसके इमोशंस का भी मजाक उड़ाया जा रहा है,
उस इंसान को कैसे ट्रेन करना चाहिए अपने माइंड को, जो खुद सेंसिटिव है। हाँ, खुद सेंसिटिव है, इमोशनल है, जिसको पता नहीं है कहाँ पे इमोशन सही तरीके से दिखाना चाहिए। ऑफ कोर्स पहली बात तो सीक एक्सपर्ट्स एडवाइस, एब्सोल्युटली। बट वो स्टेज भी आने में थोड़ा टाइम लगता है। जी। पहले इंसान शायद अपने दोस्तों के पास जाता है और दोस्तों के, यार वर्क स्ट्रेस है, लीव इट, या रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, जाने देना, बात कर लेगा बॉयफ्रेंड 4 दिन में, क्यों इतना सोच रही है। ओवरथिंक को भी लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। कभी-कभी सच में शायद वो ओवरथिंक करे। मत करना, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है? चल ना पार्टी करके आते हैं, चल ना। You will just sit and chill. But then वो फ्रेंड्स आर नॉट गिविंग अ लिसनिंग ईयर। फिर वो शायद फैमिली के पास जाते हैं, फैमिली बोलते हैं यार हमें तो समझ नहीं आता है तुम्हारे काम का, यार तुम्हारा रिलेशनशिप तुम देख लो, हम दूसरा रिश्ता देख लेंगे। तो वो जाए डॉक्टर के पास जाने से पहले वो जब 10 लोगों के पास जा रहा है, बट वो 10 लोग फिर और 10 लोगों को जाके बोल तो रहे हैं ना, यार ये देख ये रोती रहती है, Totally. So देखना कितना another, it नेगेटिव। comes with another, baggage of भाई consequences. गॉसिप का सिलसिला इतना दूर जाता है कि एक इंसान को आप बोलो, वो दूसरे इंसान तक पहुँचते-पहुँचते नमक, मिर्च, मसाला, उससे ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। करेक्ट, करेक्ट। तो उससे आप यू फील बिट्रेड, उससे आपको लगता है कि हाय मैंने तो अपना समझ के अपना दुख बाँटा था और हमें तो बताया गया है कि दुख बाँटने से कम होता है। यहाँ तो बढ़ गया, यहाँ तो नया ड्रामा ही शुरू हो गया, तो आइडेंटिटी अलग कर दी मेरी। मैं तो कितना भरोसा करके अपना दर्द बाँटने गई थी, नया दर्द लेकर आ गई। बिल्कुल सही बात है, बट यहाँ पे जब आप सेंसिटिविटी की बात हुँ, करते हो, जहाँ आप वल्नरेबिलिटी की बात करते हो, तो पहले तो मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई वांट दिस टू गो आउट टू द वर्ल्ड। वल्नरेबल पीपल आर नॉट वीक पीपल। जो लोग इमोशनल हैं, जो लोग सेंसिटिव हैं, वो लोग कमज़ोर नहीं हैं। भावनाएँ हैं, कभी किसी की निकलती हैं, कभी किसी की नहीं निकलती। हर किसी की अलग-अलग फॉर्मेट में निकलती हैं, हर किसी का अंदाज़े बयाँ बहुत अलग होता है, राइट? बट ये कह देना कि इसको छोटी-छोटी बातें बहुत बुरी लग जाती हैं। इतनी-सी बात पे इतना मुँह कौन बनाता है? अरे यार ठीक है यार, हमारी भी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स हैं यार, इतना क्या रो रहे हो? आपके लिए जो डिग्री 2 है, वो सामने वाले के लिए 200 है। आपको नहीं पता। किसका ब्रेन, किसका माइंड कौन से ट्रॉमा को किस तरह से ले रहा है, ये बहुत अलग है। और यहाँ पे मेटाबॉलिज़्म पता है आपको? मेटाबॉलिज़्म, हम जो खाना खाते हैं उसका जो पूरी जो टेक्नीक है जिससे हमारे शरीर में खाना पचता है, क्या आपका मेटाबॉलिज़्म मेरे मेटाबॉलिज़्म से सेम है? नहीं। क्या यहाँ जितने लोग हैं हमारे अभी इस जगह पर, क्या सबका मेटाबॉलिज़्म सेम है? नहीं, क्यों नहीं है सेम? यार मेरा खाना 10 मिनट में पच रहा है तो तुम्हारा नहीं पच रहा क्या? एग्ज़ैक्टली सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है इमोशंस में। जो तुम्हें बुरा लग रहा है ज़रूरी नहीं है कि मुझे उतना ही बुरा लगे, या जो मुझे बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रहा है, मैं नहीं उम्मीद करूँगी कि बाकी सब भी उस चीज़ के प्रति वैसी ही दृष्टि रखें। एवरी माइंड इज़ डिफरेंट। आई एज़ अ डॉक्टर, I never tell my patients that your pain is invalid just because maybe I have a different, mental metabolism. That's a new word I found. Mental metabolism. मैं जैसे प्रोसेस कर रही हूँ अपने इमोशंस, ज़रूरी नहीं है, मेरी अपनी एक जर्नी रही है, मेरे साथ अपने कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं, मेरे साथ अपने ट्रॉमास, अपना बैगेज ऑफ इमोशंस, अपनी कंडीशनिंग रही है। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी वही कंडीशनिंग हो, अर्थात ज़रूरी नहीं है कि जो एक पर्टिकुलर इवेंट को जैसे आपका दिमाग रिएक्ट कर रहा है वैसे ही मेरा भी करे। पैरिटी ढूंढता है दिमाग। पैरिटी मतलब क्या कि यार नहीं, कोई एक जन तो बोल दे कि नहीं यार शी इज एक्चुअली इन पेन। हो सकता है कोई एक जेन्युइनली बोल भी दे, पर फिर उसके लिए वो कहते हैं ना, हमसे वाइब मैच हो गई, हम रेजोनेट कर पा रहे हैं इस इंसान से, इसको मेरा दर्द समझ आ रहा है। ये सबको साइड में रखिए। आप बैठिए तो अपने दर्द के साथ। हमें क्या होता है, हमें तुरंत चोट लगती है और हम भागते हैं कि कोई पट्टी लगा दे, कोई देख तो ले, देखो देखो चोट लगी है। Instead of that, sit with your pain. Don't let it overstay. Sit with your pain. See where is it coming from. देखिए कि वो दर्द कहाँ से आ रहा है, कितना अफेक्ट कर रहा है, कितना असर कर रहा है, कितना गहरा है। खुद तो जानो। इट इज, मुझे भूख लगी है और मुझे क्या खाना है, मैं सब पे इरिटेट होती रहूं कि नहीं मुझे कुछ खिलाओ। इट्स बेटर कि मैं खुद से पूछ लूं, 1 मिनट क्या मन है खाने का, ऑर्डर करो, खाओ, आगे बढ़ो। मैं यहाँ पे इमोशनल डिपेंडेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले दोस्त आप खुद हो खुद के।
आप खुद तो बताओ। मुझे लगता है कि अगर हम्म, मैं बता पाऊँगी कि मुझे भूख लगी है और मुझे ये खाना है, तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा ना हम्म, मेरे लिए भोजन लाना। अभी मैं बस रोऊँ और आपको पता ही नहीं है कि मैं भूख के लिए रो रही हूँ, कि मैं प्यास के लिए रो रही हूँ। अगर भूख लगी है तो किस चीज़ की भूख लगी है, कितना खाना है, कुछ ही नहीं पता, तो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूँगी? तो वन्स यू नो, सो यू कैन बी वेरी वोकल अबाउट व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर पीपल। आज मैं अपनी फ्रेंड को कॉल करके बोल रही हूँ, लिसन, आई एम वेरी वल्नरेबल टुडे, आई विल बी नीडी, यू बी ऑन द फोन विद मी। तो शी लाइक, तो रुक मैं आती हूँ आइसक्रीम का टब लेके। इट वर्क्स, नो व्हाई? बिकॉज आई वाज सेल्फ अवेयर। मुझे पता था मुझे एग्जैक्टली लग कैसा रहा है। रादर मैं एक प्री कंसीव्ड नोशन बना लूं दिमाग में कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को दर्द हो रहा है, अभी मैं जाके सबको कहानियां बताऊं, सबसे कहूं कि मुझे ये प्रॉब्लम, और फिर मैं एक्सपेक्ट करूं कि यार कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है मुझ पे, कोई आंसू ही नहीं पूछ रहा है, कोई पैम्पर ही नहीं कर रहा है, तो ये गलत होगा। right? आपने खुद को कितना समझा, खुद को कितना पैम्पर किया, वो हम्म, बहुत ज़रूरी है। और वो जो कन्वर्सेशन जो आप कह रहे थे मेरी और आपकी हुई, कि जहाँ पे हर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का या इमोशनल रिलीज़ की एक उचित जगह होती हम्म, है, अपने केस में नहीं होती। आप किसी भी समय अपने आप से अपनी कोई भी भावना के बारे में बात कर सकते हैं, है ना? हाँ, मुझे अगर रोना है तो मैं देखूँगी कि अरे यार मैं कहाँ हूँ वर्क प्लेस पे, ऐसे पीपल गो टू द हम्म, वॉशरूम्स एंड दे क्राई। क्राइंग इज स्टिल नॉट नॉर्मलाइज्ड, स्पेशली फॉर मेन। हम्म, कहाँ लड़के थोड़ी रोते हैं, रो रहे हो लड़की हो क्या? हम्म, बट अगर आप अपने आप के साथ हो, अकेले हो, खुद में हो, तब आप बिल्कुल बेधड़क होके आप हंस सकते हो, रो सकते हो, हर चीज कर सकते हो। तो जब ये भी करा होगा, हम सब ने किया हुआ है, तो जब इतना कर सकते हो तो खुद को संभाल नहीं सकते? संभालो मत, जान तो लो, ताकि बाकी आपको बेहतर संभाल पाए। आज अगर मैं कहूँ मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, हम्म, यू विल वांट टू नो कि किस डॉक्टर के पास लेके जाना है। सर में दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है, अगर मैं बता दूंगी कि कहाँ दर्द हो रहा है, तो किस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास ले जाना है हम्म, वो आपके लिए आसान होगा ना। बट उसके लिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट, बीइंग सेल्फ अवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या दर्द हो रहा है, अभी आपको ही नहीं मालूम कहाँ लेके जाना, मेरे को इमरजेंसी में ले जाके डाल दोगे, तो हाउ इज इट वर्किंग? सो आई थिंक व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज व्हेन यू नो हम्म, yourself better, when you're aware, ट्रू। then everything around you becomes a little easy. बिल्कुल, मुझे लगता है हर किसी को पहले आपने जैसे कहा अपने प्रॉब्लम से अपनी चोट के साथ खुद बैठना चाहिए, क्योंकि आई डोंट रिमेंबर द Yeah. कोट क्लियरली, बट Yeah. मैंने कुछ तो पढ़ा था इंस्टाग्राम के एक कोट पे कि आपके आप जितने लोगों को प्रॉब्लम सुनाएंगे उसमें से शायद एक इंसान आपकी प्रॉब्लम को सुनेगा, समझेगा, सीरियसली लेगा। बाकी के 99 लोगों के लिए वो प्रॉब्लम एक जोक, एक गॉसिप में तब्दील होगा, उनको आपके चोट में मज़ा आएगा। One's tragedy is another's comedy, they say. एग्ज़ैक्टली। Yeah, it is there. It इट्स is. सैड। It's sad, it's sad. या But you know what? We know what the problem is. We've harped about the problem. हम बहुत बात कर चुके हैं कि प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन की बात करते हैं। तो जब हम ये कहें कि यार ये बात तो सही है कि हुँ, one's tragedy is another's comedy, हम वैसे नहीं रहेंगे। मेरे सामने अगर मुझे कोई ऑफ लगेगा तो मैं कंधे पे हाथ रखकर पूछूंगी क्या हुआ, तो कुछ बात करनी है। तो मुझे अभी भी याद है, मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत लगे, बैक इन स्कूल डेज़, तो आ जाना, मैं सॉल्यूशन नहीं दे पाऊँगा, मैं सुन लूँगा। एंड दैट काइंड ऑफ स्टेड विद मी कि कभी-कभार बस वेंटिंग, बस सुना ही देना, किसी से मन हल्का कर लेना ही कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो बिल्कुल। आपने ट्रॉमा के बारे में भी मेंशन किया। कई सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ चाइल्डहुड ट्रॉमा से भी आते हैं, पेरेंटल ट्रॉमा से भी आते हैं। बिल्कुल। कई तरीके के ट्रॉमास हो सकते जी, हैं, बट आई थिंक जी। चाइल्डहुड ट्रॉमा या पेरेंटल ट्रॉमा फील्स रूटेड बिकॉज़ बचपन से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। हुँ। मैं कहती हूँ ना कि बचपन की हर लगी चोट समय के साथ नहीं भरती। बचपन में जब चोट लगती थी कहते थे तो बढ़ती उम्र है, बड़े होते-होते वो घाव कम हो हुँ, जाएगा। नहीं, मेंटल हेल्थ के साथ ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। और जब मैं, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट पेरेंटिंग हुँ, एंड चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये आपस में बहुत खूबसूरती से लिंक्ड हैं। कैसे लिंक्ड हैं? वो जो बच्चा आया है आपके घर, या जो बच्चा है आपके घर में, उसकी मेंटल हेल्थ की
पूर्ण जिम्मेदारी, आई रिपीट कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पेरेंट्स की है, उसके गार्जियन की है, या जो भी केयर टेकर है उसका, उसकी है। क्योंकि आप जिस तरह से उससे बात करेंगे, वो उसका पैटर्न बनेगा, वो खुद से कैसे बात करता है। तो बहुत बार मैं बहुत सारे पेशेंट्स से मिलती हूँ जो कहते हैं कि बहुत लो सेल्फ एस्टीम है, मुझे लगता है मैं निकम्मा हूँ, मुझे लगता है मैं वर्थलेस हूँ। तो गोइंग डाउन द लाइन आई आस्क देम, घर में कैसा माहौल मिला, कंपेयर किया गया क्या कजिन से, पड़ोसी वाले के पड़ोस के लड़के से, या घर में टू सिबलिंग्स हैं तो बड़े भाई से छोटे भाई से, बड़ी बहन से छोटे बहन से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और सैड बात ये है कि बहुत बार हर कोई ये इंटेंशनली नहीं करता। अगर किसी बच्चे को ये बोला जा रहा है कि अपनी बहन जैसे बनो, या देखो बड़े भाई साहब को देखो उनके जैसे बनो, तो उसके पीछे इंटेंशन खराब नहीं है, बट गलत गलत ही रहेगा हर परिस्थिति में। आप आपको वहां ठहर के ये सोचना पड़ेगा कि वो जो जैसा है, जितना है बहुत अच्छा है, और आप जो उस बच्चे को कह रहे हो वो अकेले में अपने आप से वही चीज कह रहा है। बिल्कुल, हम कहते हैं ना, योर होम इज योर फर्स्ट स्कूल। बिल्कुल। सो ऑल द लर्निंग दैट यू आर हैविंग, the ABC before you actually learn ABC begins at, starts at home. एकदम। तो आप उसमें अपने बच्चे से जैसे बात कर रहे हो, आपके बच्चे का तरीका है वो खुद से कैसे बात कर रहा है। हम बाबी टॉक ऑफ पेरेंटिफाइड चिल्ड्रन, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स। हमें हमें यार देखो, माता पिता से जरूरी कोई नहीं जीवन में। मैं बहुत रिसेप्टिव हूँ अपने पेरेंट्स की तरफ, मगर मैं आज भी, एंड सिटिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना भी थैंक यू बोलूं उतना कम है। और ये बात मैं कहती हूँ कि यार आपके माँ बाप सॉर्टेड है ना, 90% जीवन सॉर्टेड है। आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि आई हैव द मोस्ट अमेजिंग सेट ऑफ पेरेंट्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज I have an elder brother. I was always surrounded with a lot of kids. I have a big, huge, loving family. Never in my life did they tell me कि ऐसी बन जाओ, ऐसी हो जाओ, वो तुमसे अच्छी है, उससे सीखो, ये भी नहीं बोला गया मुझसे। वाह! इनफैक्ट मैं एक स्टोरी शेयर करूंगी, और आई वॉन्ट दिस कि ये जाए बाहर। मैं ड्राइंग करती हूँ, आई स्केच, आई पेंट। 2006 की बात है, मैंने एक स्केच बनाया, बड़ा ही, क्या ही बोलूं मैं उस स्केच को, बहुत ही वियर्ड स्केच, बुरा स्केच, इट वाज अ बैड स्केच। ओह! कोई कलर सिंक्रोनी नहीं, एक लड़की का मुंह बना दिया, ब्लैक स्केच बनी तो और अतरंगी ब्राउन बाल कर दिए, बड़ी बड़ी आंखें कर दी, साइन किया नीचे, और फिर घर में सबको दिखाया, छोटी थी। बहुत ही बुरा स्केच, आई रिपीट, until my father had that sketch. मम्मी को दिखाया, मम्मी मुझे अभी भी याद है किचन में थे, उन्होंने कहा हम बढ़िया। मैंने कहा बढ़िया, बढ़िया तो नहीं है। खैर, I went to my father and he looked at the sketch and he was like, I still remember he looked at the sketch like this and he was like, तो वो का ट्रांसलेशन मेरे समझ नहीं आया कि पता नहीं अच्छा बोल रहे थे, या बेचारे बहुत प्यार करते हैं मुझसे मेरे पापा, तो शायद बुराई कर नहीं पाए, ना मुंह पे नहीं बोल पाए, इतना बेकार है। एंड आई लेफ्ट द स्केच लाइक दैट। अगले दिन मैं स्कूल गई, मैं भूल नहीं सकती। मैं स्कूल से जब लौटी, जानती हो वो स्केच कहाँ था? मेरे ड्राइंग रूम की दीवार पर फ्रेम करा हुआ लगा हुआ था। मुझे अभी भी याद है, मैंने अपना बैग रखा एंड आई सैट स्टेयरिंग, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। मेरे को इतनी कोर मेमोरी है उस चीज़ की। और वो घर की ड्राइंग रूम में, यार मेहमान आते हैं जहाँ ड्राइंग रूम सजा के रखना पड़ता, मेरी वो स्केच लगी हुई है। वो मैं आई विल आस्क फॉर द पिक्चर, यू कैन शो इट ऑन योर पॉडकास्ट, दैट स्केच। अब मैं बिल्कुल असमंजस में कि इतना बेकार स्केच ये फ्रेम करवा दिया गया है, तो उसका दर्जा बढ़ चुका है, उसको एक उपाधि मिल चुकी है अपने आप में, और मेरे घर की दीवार पर है। आई वेटेड फॉर माई फादर टू कम बैक फ्रॉम वर्क। वो आए और मैंने बहुत नाक चढ़ा कर उनसे कहा ये क्या है, ये कैसी बेइज्जती है यार, इतना बुरा स्केच। तो उन्होंने कहा ड्राइंग रूम को एक सीनरी, एक पेंटिंग की, एक स्केच की जरूरत थी, तो इससे बेहतर क्या होगा। तो मुझे लगा ये मतलब ये कैसा मजाक है, तो भी मैं एक डिनायल में थी। हाँ। तो मैंने कहा ये तो अच्छा नहीं है। तो वो बैठे और उन्होंने मुझसे कहा क्या अच्छा नहीं है इसमें, या कहीं भी कलर किया हुआ है, बाल सही नहीं है, वो जो कार्टून बनाई है मैंने उसकी आंखें देखो, कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं है। तो उन्होंने कहा पर ये तो बहुत सुंदर है, ये तो सबसे अच्छा है।
हाँ, कलरिंग अच्छी नहीं है। हाँ, वो कार्टून के बाल भी ब्राउन हैं, अजीब से हैं। नैन नक्श तो क्या ही हैं। तुम जानती हो ये बेस्ट क्यों है? मैं कहा क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा है। दैट इंसिडेंट चेंज्ड माय लाइफ फॉरएवर। मैं उस घर में 11th स्टैंडर्ड तक रही हूँ, वो वहीं रहा है। वो पेंटिंग, वो स्केच मेरे घर के ड्राइंग रूम की दीवार से नहीं हटाया गया। आई वॉज ब्रॉट अप दैट वे। एंड किसी एक वर्कशॉप में थी मैं, जहाँ पे वी वर टॉकिंग ऑफ पेरेंटिंग, और मुझसे पूछा गया कि आई एम नॉट अ पेरेंट, आई डोंट हैव किड्स, व्हाट इज द वन थिंग, एक ऐसी क्या चीज़ है जो हर पेरेंट को अपने बच्चे को देनी चाहिए? तो बहुत सारे लोगों को लगता है हमने जन्म दिया, बिल्कुल दिया, आभार। आप माता पिता का तो ऋण कभी उतार ही नहीं सकते। आपने एजुकेशन दी, आपने खाना बना के खिलाया, बट मुझे लगता है कि वहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म नहीं होती। यू हैव टू गिव योर चिल्ड्रन अ चाइल्डहुड दे डोंट हैव टू रिकवर फ्रॉम। आप अपने बच्चे को ऐसा बचपन दीजिए जिसका आगे का जीवन उससे उभरने में ना बीते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई अगेन, थ्रू दिस मीडियम आई एम सो ब्लेस्ड। मतलब मुझे लगता है कि मैं दिन में 1000 बार अपने माता पिता को थैंक यू बोलूँ तो शायद कम है, बिकॉज डिग्री मुझे कोई कॉलेज से मिल सकती थी, मैं अपनी पढ़ाई अपने हिसाब से कर सकती थी, बट मेरे जो व्यक्तित्व का निर्माण मेरे माता पिता की वजह से हुआ है, मुझे नहीं लगता कोई और कर सकता था। क्या बात है। जी। अपब्रिंगिंग बहुत बहुत अब ज़्यादा ब्रिंगिंग भी मुझे लगता है, पूजा, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो ये शब्द ही बड़ा वियर्ड लगता है। चिल्ड्रन आर नॉट कैटल टू बी रेज्ड, दे आर सोल्स टू बी नर्चर्ड। राइट? आपकी क्या भेड़ बकरी थोड़ी पाल रहे के पैदा होते जा रहे हैं, आप खाना खिला रहे हो, स्कूल भेज रहे हो, और आपके हिसाब से वो एक बेहतर परवरिश है ना बाबा ना। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो बहुत सारी आई मीट सो मेनी गर्ल्स हु से कि अभी मैं बच्चे के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। तो मे बी दे आर टॉकिंग अबाउट द बॉडी। पेन है भाई, बच्चा पैदा करना कठिन नहीं है, बट मैं कहती हूँ अरे पैदा करने से ज्यादा कठिन शायद पालना है ना? आप बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ला रहे हो, और उसकी सिर्फ सर्वाइवल का या एग्जिस्टेंस की जिम्मेदारी नहीं है आपकी। बिल्कुल। आप उसको कैसे नर्चर कर रहे हो, फिर उसका सुख, उसका दुख, उसकी चोट, हर चीज आपकी जिम्मेदारी है। आप नहीं बदल सकते समाज, जिस गति से समाज चल रहा है, जिस बिल्कुल। प्रकार से सोसाइटी हमारी जा रही है, जिस दिशा में जा रही है, वो आप नहीं बदल पाओगे। हम इतने स्ट्रांग है ही नहीं। बिल्कुल। हाँ, बट आपके घर में जो समाज आप उसे दे रहे हो, हम क्यों कहते हैं कि पीपल हैव कमिटमेंट इश्यूज, लोगों को शादी से या रिश्तों से डर लगता है? बच्चा पहला रिश्ता क्या देखता है? पहला रोमांटिक रिश्ता जो एक छोटा बच्चा देखता है, वो होता है उसके माता पिता का। अभी अगर आप देख रहे हो कि वो घर में एक टॉक्सिक मैरिज देख रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अपनी रिलेशनशिप में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? तो बहुत सारे, मेरे पास बहुत सारे टीनेजर्स आते हैं, वो कहते हैं कि माई रिलेशनशिप शुड बी एन एस्केप फ्रॉम माई रियलिटी। तो बहुत बार हम रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप से, क्योंकि वो एक चोजन रिश्ता है ना, आपका पसंदीदा इंसान आप चुन रहे हो, वो ऊपर से बनकर नहीं आया, ऊपर से एज नॉट ब्लड रिलेटेड, और यू चूज इट वाजंट गिवन। उसमें आप क्या ढूंढते हो? उसमें आप बॉयफ्रेंड में ढूंढ रहे हो कि यार पापा से जो प्यार नहीं मिला वो यहाँ मिल जाए, मम्मी की जो कमी थी वो यहाँ मिल जाए। ये भूल जाते हो कि वो बेचारा गरीब कितने रोल्स निभाएगा और निभा जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या डिमांड करना ज़रूरी है या क्या डिमांड करना सही है? और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि क्या डिमांड करना सही है या नहीं, यू एज अ पेरेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट आर यू प्रोवाइडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं बहुत सारे, आई डील विद सो मेनी पीपल हु कम फ्रॉम ब्रोकन फैमिलीज, पूजा, इट्स हार्ट ब्रेकिंग। कोई गलती नहीं है ना किसी की, किसी ने वो चुना नहीं है, इट वाज जस्ट केप्ट ऑन योर स्लेट, वो बस आपकी थाली में आ गया। अब आप उसको डेस्टिनी कह लो, आपकी किस्मत कह लो, आपको जो कहना है कह लो। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कैसी फैमिली से आ रहे हो, ये ज़रूरी है कि आप कैसी फैमिली बना रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। You have to break all those trauma patterns. या Everything is going to travel to your child. Make sure that you give your child a happy mother. कि मेरा बच्चा सिर्फ ये नहीं बोलेगा कि भाई मम्मी डॉक्टर हैं, या अच्छी डॉक्टर हैं या बुरी डॉक्टर हैं या वर्किंग है। मेरा बच्चा बोलेगा मेरी माँ खुश औरत है यार, शी इज़ अ हैप्पी वुमन। So there was a quote that went very viral on social media कि my kids will say I was this, my kids will say I was that. So I think my kids will say that my mother was happy from within. How many of us can say that? Because
मुझसे आप कहें कि आप इस ग्लास में पानी डाल दीजिए और मेरे पास एक जग है जिसमें मुझे पानी पोर करना है, व्हाट इज़ वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इस जग में स्वयं पानी हो। So in order to give love, I need to have it within myself. So In true. order to make somebody happy or fit or good, I need to have that particular thing within me. Mhm. Otherwise, I won't be able to radiate it. I won't be able to give it. बिल्कुल। तुम खुद को दे coming back to what I said. खुद से बातें करो, खुद को जानो, बिल्कुल। somehow. सो डॉक्टर अदिति, अ लॉट ऑफ टाइम ऐसा भी होता है कि मेंटल हेल्थ का केस है, लेकिन जाते वो एस्ट्रोलॉजर के पास है कि प्लानिटरी कंडीशन कैसी है, मेरे ग्रह सही नहीं है इसलिए, और आई एम समबडी हु विल ब्लेम इट ऑन प्लैनेट। बट ये किस हद कि तक मेरी सही ग्रह है? दशा बुरी चल रही है, मेरी शनि की 7.5 चल रही है, मेरे पे काल सर्प योग है, काला जादू भी कर काला लिया वो होगा। तो खैर दैट्स अ डिफरेंट थिंग एंड दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑलटुगेदर, Yeah. ब्लैक मैजिक एंड काला जादू। या सो व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट इट? या कि किस हद तक सही है एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाना जब प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ का है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपका वही जो बिलीफ सिस्टम वाली बात मैंने कही, अगर आपका बहुत भरोसा है एस्ट्रोलॉजी में, इट हुँ। माइट वर्क आउट फॉर यू। हो सकता है आपके लिए वो चीज़ काम कर जाए, हो सकता है कि आप कोई रत्न पहन ले और आपको लगे आपका जीवन बदल गया। मगर सिर्फ ये कहना कि अगर आपको एक मेंटल इलनेस है, जो कि पत्थरों से नहीं सही हो पा रही है या जो कि किसी प्रकार की पूजा या दान से सही नहीं हो पा रही है, तब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं उनके एस्ट्रोलॉजर ने ही आपके पास भेजा है। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि भैया जैसी तुम्हारी ग्रह दशा चल रही है, तुमको डिप्रेशन हो सकता है, तुमको मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपना रेगुलर चेकअप करवाओ। बहुत सारे जो एक्चुअली जो एस्ट्रोलॉजी एक विद्या ही है, राइट? हाँ, मानो ना मानो अपना बिलीफ सिस्टम, तो ऐसे तो आप मेडिसिन में भी चले जाओ कि देयर इज होम्योपैथी, देयर इज आयुर्वेदा, देयर इज एलोपैथी, हर चीज आपको जिस पे वॉट एवर वर्क्स फॉर यू। तो बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो आपको सजेस्ट कर देते हैं कि आपकी ग्रह दशा ऐसी है, आपको पेट की बीमारी होगी, तो आप थोड़ा चेक रखो, या आपकी मार्केश की दशा चल रही है तो आप एक्सीडेंट से बचो, या आपको शनि है तो लोहे से बचो, वट एवर आई हर्ड बिल्कुल से दिस। तो आई थिंक जो सही होगा ना, वो कहीं ना कहीं आपको सही मार्ग पर ले जाएगा। क्योंकि आज हम सेल्फ हेल्प की भी बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। मेरी थेरेपिस्ट ने मुझे एक बहुत अच्छी लाइन कही है। जी। उन्होंने कहा कि अ, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस शायद एक है, यू गो एंड हेल्प पीपल, बट द प्रॉब्लम इज यू डू नॉट हेल्प योरसेल्फ, व्हिच इज सो ट्रू, सो राइट। टू ऑल द पीपल जो गिवर्स है, जिनको समझ में ही नहीं आता है कि कभी कभी टेकर्स भी बनना है, हाँ, सिर्फ देना ही नहीं है, गिव भी ऑल्सो करना है। ऑल्सो आई वुड वांट टू ऐड वन थिंग कि गिवर होना बुरी बुरी चीज नहीं है भाई। आप उदार व्यक्ति हैं, आप मन से बहुत उदार हैं, आप दीजिए भाई। द द वर्ल्ड इज रनिंग बिकॉज ऑफ गिवर्स, आई से। बट अगर आप एक गिवर हैं तो आपको अपनी लिमिट का पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेकर्स की कोई लिमिट नहीं होती। जो बैठा है लेने के लिए वो पैरासिटिक ही रहेगा, वो लेता ही रहेगा। आप कितना खर्च हो रहे हो देने में, आपको उसका अंदाजा होना चाहिए। कि हम हवन भी ऐसे करते हैं ना कि हमारे हाथ ना जले, हम दान भी उतना ही देते हैं ना कि हमारी जेब ना खाली हो जाए। तो व्हेन इट कम्स टू सेल्फ हेल्प, और यू जस्ट गो बियॉन्ड टू हेल्प पीपल एंड देन एंड अप having a problem for yourself, don't do that, just have a balance there also. मेरे मन में, दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हमें लगता है कि पार्ट 2 ऑफ दिस पॉडकास्ट जल्दी करना पड़ेगा, और हमारे दर्शकों के मन में जो भी सवाल आएँगे कमेंट्स के ज़रिए वो ज़रूर हम तक पहुँचाएँगे, तो हमें भी समझ होगी कि और कौन से मेंटल हेल्थ के सब्जेक्ट पर हम इन डेप्थ बातें करके Absolutely. उन तक अवेयरनेस स्प्रेड करें। लेकिन जाने से पहले जो दुनिया भर के दर्शक हमें देख रहे हैं, उन्हें मेंटल हेल्थ के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं आई थिंक क्योंकि हम मंजिल पर हैं, हम हमारे शो का नाम मंजिल है, तो मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं इस समय जो कहती हैं कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, तो सीक हेल्प, आपको मंजिल मिलेगी। आप तब तक प्रॉब्लम में हो जब तक आप एक जगह पर हो। आप मंजिल ढूँढ ही नहीं रहे हो, आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है।
और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपने सोशल मीडिया पेज पे बहुत इनिशियल पोस्ट किया था ये कि हमने मन को कभी ज़रूरी समझा ही नहीं। फिर मनोविज्ञान हो या मनोचिकित्सा, तो इसमें जितना ज़रूरी विज्ञान और चिकित्सा है, उतना ही ज़रूरी ये छोटा-सा शब्द मन भी है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये विज्ञान और चिकित्सा ही कह रहा है। पर क्योंकि हमें मन की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, तो हमने मन को कभी ज़रूरी समझा ही नहीं। तो आई थिंक ये दिस इज़ देयर ऑन माय इंस्टाग्राम पेज कि मन को वो इम्पोर्टेंस दो, अपनी साइकी को, अपनी मेंटल हेल्थ को उतना इम्पोर्टेंस दो जितना इम्पोर्टेंस वो डिज़र्व करता है। और वो बहुत सारी है। देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। क्या बात है! या बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एंड इट वाज़ एन एब्सोल्यूट प्लेज़र। मेरा मतलब मुझे आके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और ढेर सारी शुभकामनाएँ आप उसी हीलिंग जर्नी के लिए। आई होप, प्रे एंड विश कि जितने भी लोग जूझ रहे हैं मेंटल हेल्थ की वजह से, अब जैसे डॉक्टर अदिति डॉक्टर जैसे और भी जो डॉक्टर्स हैं, उनसे शुक्रिया कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कीप हीलिंग बिकॉज़ वर्ल्ड नीड्स अ हीलर लाइक यू। ऑल मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर अस। एक्चुअली यस, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।